चलिए एक बार फिर मैं लेकर आया हूं अपने इस प्रोग्राम को जिसको आपने धीरे धीरे पसंद करना शुरू किया है, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आपने इसके बहुत सारे रूप देखे हैं। शक्तिमान का रूप देखा आपने, महाभारत का रूप देखा आपने, आपने डायरेक्टरों का रूप देखा आपने धीरे धीरे मैंने विचारकों को भी बुलाना शुरू किया। लेकिन आज मैं जिन अतिथि से बुलाकर एक नया डायरेक्शन, एक नई सेक्शन तो नहीं कह सकता, बट एक नई राह डालना चाहता हूं अपने इस प्रोग्राम में, वो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं आज जिन महानुभावों को, जिन शख्सियत को, जिन जो रिप्रेजेंट करते एक ऐसी वंश को जो हमारे देश के लिए पूजनीय होना चाहिए। जी हाँ, मैं वीर सावरकर जी, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के फैमिली से उनकी पोती आरसी लता जी को और उनके हस्बैंड को बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन महान क्रांतिकारी के बारे में उनके मुंह से सुने, क्योंकि मैं तो कुछ भी बोलूँ, जो कोई और भी बोले आप पढ़ लेते हैं, सुख लेते हो, लेकिन अगर परिवार वाला अगर आपकी कहानी सुनाता है तो आपको लगता है कि ये करेक्ट बातें हैं। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज के वंश, आज की जो यूथ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहिए तो मैं आपको अभी मिला दूं। तो चलिए मिलते हैं आरसी लता जी और उनके पतिदेव से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा स्टूडियो धन्य होगा आप लोग के साथ। आइए बैठ के बात करते हैं। आइए। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का, क्योंकि ये एक बहुत अब तक के जितने भी मैंने अब तक सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लिए हैं, ये एक हटकर है। इसके पीछे मंशा है, इसके पीछे इमोशंस है, इसके पीछे हमारे देश की संस्कृति जुड़ी हुई है, इसके पीछे हमारे देश की आज़ादी जुड़ी हुई है। ये मैं इन लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक ऐसा सेक्शन बने जहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ जय हिंद अभियान में हम लोगों ने मुझे ब्रांड बना दिया गया है, पर मैं उसको बहुत सही समझता हूँ कि सब क्रांतिकारियों के परिवार वाले हैं। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आऊँगा, ये इस प्रॉमिस की पहली कड़ी है। ये सब यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। गोपाल जी, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन। चरणस्पर्श पितामह जी, मेरा नाम गोपाल सिंह है और जय हिंद अभियान के संचालक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जय हिंद अभियान, ये जय हिंद अभियान के संचालक है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये मुख्य हैं जिन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया था। इनकी एक बात सुनकर मैंने हाँ कह दी थी। आपकी तारीफ। नमस्कार, मेरा नाम नितिन राजे है। मैं असीलता का हस्बैंड। असीलता खुद को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ओके भाई, आइए असीलता जी, आपके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। मैं मिसेस असीलता राजे, मैं स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की सगी पोती हूँ, उनके बेटे की बेटी। क्या बात है, हमारा सौभाग्य है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि उनके वंशज, क्रांतिकारियों के वंशज यहाँ पर आए और आपको उनकी आंखों सुनी। हम हमेशा दूसरों की सुनते रहते हैं, उनके मुँह से, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में ये सब जितने भी हमारे आजकल के मॉडर्न लोग हैं जो बहुत कम जानते हैं, क्यों जानते हैं उसके पीछे भी शकुनी की चाल है या किल्बिश के बाशिंदे हैं, मुझे नहीं मालूम। बट मैं चाहता था कि इसलिए मैंने आज इनसे स्टार्ट किया कि वीर सावरकर जी की बात तो हर बंदा जानता है और बहुत महान व्यक्तित्व थे। उनकी कहानी भी बहुत बड़ी है, उनके स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है। तो ये उनकी सगी पोती हैं असीलता राजे। उनका सरनेम राजे था। क्या नाम था? दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर अभी की शादी जहाँ हुई है वो राजे हैं।
ओ, तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि राजे, तो ये आप राजे का राजे, सरनेम। इनका सरनेम? Yes. हाँ। तो मतलब राजा आप हैं, रानी ओके, राजे आपका सरनेम। हाँ जी, जय दीपक, जय जय दीपक त्रिपाठी जी। मैं दीपक त्रिपाठी, जय हिंद अभियान से, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जय हिंद अभियान को आपने अपना मार्गदर्शन के साथ साथ में एक मंच भी प्रदान किया है। इससे एक बेहतरीन बात यह होगी कि जैसे हम लोग कहीं बताने जाते हैं जय हिंद अभियान के बारे में तो 200, 500, 1000 लोग तक ये बात पहुंचती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बातें 130 करोड़ लोग जाने। मेरे पास वो माध्यम नहीं है, लेकिन आप वो माध्यम किसी न किसी तरह से उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिलियन तक पहुंचा हूं मैं, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। आगे भी बढ़ेंगे सर, आराम से बढ़ेंगे। हम चाहते हैं हमारे दोस्त हमारे साथ रहें, अभी बहुत कुछ कहना है हमसे। तो मैं आज के इस वार्तालाप की शुरुआत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप हमको थोड़ी सी संक्षिप्त में वीर सावरकर जी की थोड़ी सी कहानी सुना देंगे आप, संक्षिप्त में? आप बता दीजिए कि क्या क्या किया उन्होंने। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वीर सावरकर जी का देहांत 1966 में हुआ, 66 66 में, और मेरा जन्म 68 में 68 में हुआ। तो मैंने रियली, हाँ, अच्छा, तो मैंने उनको देखा नहीं, और लोग मेरी मम्मी डैडी और इनसे बातें सुनी है और पढ़ी है, वो मैं आपको बताती हूँ। वीर सावरकर जी का जन्म भगूर में हुआ, नासिक जिले के एक छोटा सा गांव है भगूर, वहाँ हुआ 28 में 1983 में हुआ। 1883 सॉरी, मैं हूँ ना आपके साथ। 1883। वीर सावरकर जी का जन्म नासिक जिले के भगूर शहर में, भगूर का छोटा सा गांव है उधर, 28 में 1883 में हुआ। नासिक के नजदीक है। नासिक के नजदीक है। ओके। और उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर था और माताजी का नाम राधाबाई सावरकर। ओके। उनके 3 भाई और 1 बहन, से 4 थे वो लोग। और तभी ब्रिटिशों का राज था, इतना गांव में मालूम नहीं था कि क्या, हाँ, गांव तक नहीं पहुंचता था, यानी कि स्वतंत्रता परतंत्रता इतना मालूम नहीं था। लेकिन मेरे दादाजी बचपन से ही तेज दिमाग के थे, तो स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से वो डिबेटिंग में बहुत अच्छे थे, शीघ्र कवि थे, छोटे से उम्र में भी वो शीघ्र कविता लिखते थे। कोई भी आप टॉपिक दो उनको तो भाषण करते, कविता बनाते थे, और नहीं भाषण भी करते थे, भाषण करते थे, डिबेट करते थे, प्राइजेस भी मिलती थी उनको। और जो जिनके हाथों से उनको प्राइज मिलती थी उनको लगता था किसी ने लिख के दिया है, ऐसा उनको लगता था कि इसको पहला इतने कठिन शब्द उपयोग में लाते थे, हाँ, 11 साल 14 साल ऐसे। तो वो बोलते थे कि आपस में एक बार ऐसा हुआ कि उनको फर्स्ट प्राइज मिला, तो आपस में बोलने लगे जो प्रमुख अतिथि थे, अरे इतना सा छोटा बच्चा इतना बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें बोल कैसे सकता है, लिख भी कैसे सकता है, उच्चारण। तो इन्होंने सुना कि ओवरहर्ड है, हाँ, तो उन्होंने बोला आप अभी मुझे एक टॉपिक दे दीजिए, मैं उस पर भी इतना ही बोल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक टॉपिक दिया, उन्होंने बोला, तो फिर सबको पता चला कि इनकी बुद्धिमत्ता ही ईश्वर की देन थी, ऑन द स्पॉट करते थे, और कविता भी छोटेपन से भी करते थे। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो गए उनको पता चला कि बहुत क्या बोलते हैं, गांधी जी का नहीं गांधी जी तभी थे, अच्छा, वो तब गांधी जी तभी थे नहीं वो, जो ब्रिटिशों का अत्याचार प्लेग में, हाँ, तो उन्होंने 15 साल की उम्र में शपथ ली, अपने घर की देवी थी अष्टभुजा देवी उनकी, तो उसके सामने शपथ ली कि मैं मराठी में वो बोलती हूँ शपथ, की देशाचा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मी मारिता मारिता मरे तो झुंजेन, ऐसी शपथ ली कि मैं शत्रु से 2 हाथ मिलाकर झूंझते झूंझते मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, ऐसी शपथ ली। और उसके बाद उन्होंने वो कार्य चालू किया।
फिर उनके जो भगुर के दोस्त थे, उसमें से एक आबा दरेकर करके वो पोलियो ग्रस्त थे, अपंग थे, लेकिन उनकी भी प्रतिभा बहुत अच्छी थी कविता बनाने। तो उनको वो बोलते थे राष्ट्रभक्ति पर कविता लिखो। तो वो सब मिलके ऐसा और लोगों में मतलब जागरूकता पैदा करने का वो काम करते थे और ऐसे बढ़ाया उन्होंने। तो 1900 साल में उन्होंने संगठन बना दिया अभिनव भारत करके। हाँ, वो नासिक में स्थापन की, क्योंकि वो स्कूल के लिए फिर नासिक में चले गए। 8वीं के बाद वो नासिक में चले गए। फिर वहाँ से वो संगठन अपना अपना काम करती थी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना के लिए और लिखते रहने का। थोड़ा सा ब्रिटिशों को प्रक्षोभक लगता था लिखना उनके खिलाफ। हाँ, तो लेकिन वो ऐसा चालू था। फिर बाद में वो एसएससी होने के बाद पुणे में गए, फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के लिए। बीए पढ़ रहे थे वो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो वहाँ भी उन्होंने वो अपना देशभक्ति का कार्य उधर के स्टूडेंट्स को पढ़ते वो भी उधर के स्टूडेंट को अवेयरनेस अपने साथ लेके वहाँ उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली बनाई, होली जलाई। हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी का ही उपयोग करने का। वो एक तो उनके घर वाले सब में जो उसकी भाभी, बड़े भाई, सब भाई वगैरह स्वदेशी ही यूज करते थे। तभी के जमाने में ना बैंगल्स आती थी ना औरत लोगों की, वो भी बाहर से आती थी। जो बाहर से आती थी? हाँ, तो वो भी उन्होंने कहा कि अपने यहाँ का फिनिशिंग अच्छा नहीं होता, वो समझ के वो बाहर में तो बाहर से आती थी, लोगों को इतना भी ये नहीं था। तो वो मेरे जो उनकी भाभी है, ये सुवैनी बोलते थे उनको, उन्होंने वो पहले चालू किया कि वो बैंगल भी हिंदुस्तान में अपना भारत में बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनने की। तो उनका एक छोटा सा राष्ट्र सेवा ऐसा समिति करके, हाँ, औरतों का महिलाओं को भी वो करती थी और वो स्वदेशी ही पहनने का। उनकी भाभी, हाँ, उनकी भाभी भी महिलाओं के लिए उन्होंने और ये बाकी सब लोगों के लिए अवेयरनेस पैदा फिर तो फिर विदेशी कपड़ों की होली जलाई उन्होंने। उसके लिए लोकमान्य तिलक आए थे, प्रमुख अतिथि थे। तभी मेरे दादाजी ये थे 19-20 साल के हो गए, छोटे थे तभी, तो जलाई थी। फिर बाद में टिळक साहब से उनका परिचय होता रहा। फिर बीए होने के बाद उनको और पढ़ना था, ब्रिटिशों के लंदन में जाना था, उनके शिविर में जाके उनको ये करनी थी राष्ट्रभक्ति। उनके शिविर में जाके उनके खिलाफ, वही उनके घर में, उन्हीं के घर में जाके उन्हीं के खिलाफ, जैसे शत्रुचा शिविरात, तो वैसे करनी थी। तो उन्होंने वो प्रयत्न किए। फिर श्यामजी लंदन गए। हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी उधर थे, वो उनकी इंडिया हाउस में, हाँ, उनकी स्कॉलरशिप दी उन्होंने। और टिळक जी ने खत मीन्स सिफारिश का खत दिया उनको। फिर उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी। फिर वो चले गए। लंदन में भी उन्होंने अभिनव भारत की एक संगठन की शाखा के बीच में, ब्रिटिशों के बीच में, एकदम जाने के तुरंत बाद उन्होंने जैसे ही बोट पे जा रहे थे, बोट पे जा रहे थे, 1 महीना लगता है बम्बई से लंदन जाने के लिए, तभी बोट में तो उधर ही शुरू किया, बोट में शुरू कर। हाँ, उनके साथ कोई जितने भारतीय होंगे उनको समझाना शुरू किया। ओके, फिर ये भाषण करने का और कन्विंसिंग पावर उनका बहुत अच्छा था, लोगों को समझाने का, अपनी तरफ लाने का ऐसा। तो वहाँ उन्होंने चालू की उधर। फिर उनका कार्य चलता रहा। फिर जोसेफ मैजिनी उनके आइडल थे। जोसेफ मैजिनी का जो अंग्रेजी में है, उन्होंने मराठी अनुवाद किया उसका। जोसेफ मैजिनी का चरित्र, वो इटली का राज्य क्रांति, इटली की राजक्रांति का। अच्छा, तो उनके राजक्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने मराठी में वो बनवाया और उसकी छपने का कोई ये नहीं था। फिर मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और कोई लोग थे, उन्होंने वो छपवाया। जोसेफ मैजिनी का था 1857 से स्वातंत्र्य समर, बहुत भयंकर किताब लिखी थी जिसको अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रस्तावना जो थी वो चुप के भारत में आ गई। फिर लोगों ने मुखोद्गत कर ली, वो बाय हार्ट कर ली। अच्छा, उन्होंने जलवायु बंद करवा दिया पूरा। हाँ, बंद करवा दिया था। ओके। फिर बाद में वो छपी दूसरे देश से, इटली से, हॉलैंड से छपी, वो छपी।
फिर एक सिखों का इतिहास भी उन्होंने लिखा था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका जो हस्तलिखित है ना उनका ओरिजिनल, वो कहीं गुम हो गया। पांडुलिपि। हाँ, वो गुम हो गया, इसलिए बाद में फिर वो आया, लेकिन तभी नहीं आया। उस वक्त नहीं आया। फिर वो ऐसी तो अंग्रेजों ने कैसे रिएक्ट किया उसको, जब वो लोग चुप चुप के अंदर से कर रहे थे, तो उनको तो सुनने में आता होगा। उनके ऊपर एक रखा ही था सीआईडी। मैंने सुना कुछ मुकदमे भी। हाँ, उनके ऊपर एक सीआईडी रखा था इंडिया हाउस में। वो ऐसा मैनेजर करके उधर था, और उनकी गतिविधियां जो चल रही है, कौन इस पर निकाल कोई आदमी जरा लगता है इसकी कुछ भी कर सकता है। फिर सेनापति बापट जो महाराष्ट्र में फेमस है, उन्होंने बॉम्ब की विद्या सीखी, रशियन बुक से ट्रांसलेट करवा के बॉम्ब रशिया में जाके उन्होंने सीखी। फिर वो बुक भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। फिर वो बॉम्ब की विद्या सीखे, इन्होंने बोला कि आप भारत में जाके बनवाओ और फिर वहाँ धमाका करो। मैंने सुना कि उनको ये भी पसंद था कि शस्त्र के साथ हमको विरोध करना चाहिए। ये इसमें बिलीव करते थे सावरकर जी का। शस्त्र के साथ सहयोग करना चाहिए। हम तो मतलब शस्त्र मतलब सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति, तो उसकी मीनिंग क्या, मतलब वो चाहते थे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई थी, ये भी मैंने सुना उसमें बिलीव करते थे। हाँ, ये बिलीव करते थे। वो अहिंसा में बिलीव नहीं करते थे। वो क्या बोलते थे कि शत्रु से अगर आपको लड़ना है तो आपको दो हाथ करने ही पड़ेंगे, वो ऐसे ही आपको नहीं देंगे स्वराज। तो उससे दो हाथ करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, बंदूक चलाना सीखो, बॉम्ब बनाना सीखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, अपने आप को, फिर अपना फिजिक भी अच्छा बनाओ। तो व्यायामशाला में जाने को बोलते थे वो सबको, कि अपना फिजिक अच्छा होगा तो अगर पकड़े भी जाओगे और उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी तो आप सहन करना सीखोगे। और ऐसे सब उन्होंने किया। ये गांधी जी की मतलब पॉलिसी पसंद नहीं थी कि एक ताला तमाचा उसको नहीं मानते। नहीं, वो नहीं मानते थे। अगर हर एक की अलग विचारधारा, मुझे भी आज के तो मैं ये मानूं, हर एक की अलग अलग विचारधारा होती है, हर एक की अलग अलग विचारधारा। वो जमाने नरम दल भी थे, गरम दल भी थे, नरम दल भी थे। मुझे पता है, मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग गरम दल के थे। और नरम दल के जो वो असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, लोग समझते हैं कि जो ब्रिटिश जो भाग गया वो सत्याग्रह से, अरे वो ब्रिटिश जो इतना शातिर था, जिसने इतना कुछ लूटा, वो सिर्फ क्या सत्याग्रह से डर जाएगा? कभी नहीं डरेगा, उसको डराया गया। ये क्रांतिकारियों के खौफ ने उनको, सुभाष चंद्र बोस जी की फौज जब आई, सावरकर जी से लेकर राजदत्त, गुरुदेव, जितने सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह, वो इन लोगों ने जो क्रांति, जैसे ये बोलते हैं कि वो सशस्त्र क्रांति में बिलीव करते थे। फिर आगे क्या किया? फिर इनकी गतिविधियों के वो सब वाकिफ हो गए ब्रिटिश जाने। तो उस वक्त कहाँ थे? वहाँ लंदन में? लंदन में ही थे। कितने साल रहे लंदन में? लंदन में वो 4 साल। 4 साल। 1906 और से बीए डिग्री जो उनको लेनी नहीं, बीए तो इधर ही किया था उन्होंने, फर्ग्यूसन। वहाँ जाके कुछ और करना। लेकिन ये जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई ना, तो उनको हॉस्टल से निकाल दिया तुरंत प्रिंसिपल ने, क्योंकि शासन ब्रिटिश का था, इसीलिए उनको निकाल दिया ओवरनाइट कि जाओ। और उनकी बीए की जो पदवी थी वो भी जब्त कर ली। नहीं, अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ ये कर रहे थे करके, लेकिन वो डरे नहीं। उनको दंड भी हुआ था 10 रुपए का, ये सब किया। 10 रुपए का उस जमाने में बहुत बड़ी बात। और फिर सब स्टूडेंट्स और जो उनको चाहते थे, बिलीव करते थे, उन्होंने सब इकट्ठा करके वो 10 रुपया दिया। 10 रुपए के लिए भी क्या हुआ है? गोपाल सिंह जी, हम दान मांगते हैं, सब लोगों से चंदा चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी की कुटिया को बनाना है, इसके लिए इन्होंने पैसे डाले। 10 रुपए के लिए लोगों ने सहयोग किया, तो आप समझ सकते हैं कितने पुराने बात कर रहे हैं। फिर वहां गए तो वो बैरिस्टर पढ़े, पूरा उनका पढ़ाई हो गया, लॉ पढ़ा। लेकिन उन्होंने डिग्री लेने से मना, यानी वो क्या बोले कि आपको शपथ लेनी होगी कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, घुटने टेक के ऐसा शपथ लो। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं तो पढ़ चुका हूँ, पास भी हो चुका हूँ, तो आप मेरा पढ़ा हुआ नॉलेज तो नहीं निकाल सकते मेरे से। पढ़ा हुआ नॉलेज तो मेरे साथ ही रहेगा, वो मैं उपयोग करूंगा मेरे क्रांति के लिए। मतलब आपकी डिग्री मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं, मेरे को तो जो मिलना था मिल गया। और इनकी ये सब गतिविधियां चालू थी, तो बीच में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई।
उधर। हाँ। अच्छा। इंडिया हाउस से भी उनको फिर निकाला था और फिर यहाँ वहाँ वो थोड़े। इंडिया हाउस वहाँ की मशहूर जगह है। हाँ जगह है, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का वो घर है, घर यानी अच्छा, हॉस्टल बांधा जो था। यहाँ पर छात्र विद्या तो देते हाँ, थे लोगों को। छात्र जो भारत से जाते थे उधर पढ़ाई करने, उनको उनके लिए उन्होंने बनवाया था। उनके लिए तो इसको इंडिया हाउस बोलते थे। हाँ, उसको इंडिया हाउस। फिर वो थोड़े दिनों के लिए पेरिस में गए। ओके। वेदर हवा बदल बोलते हैं, हवा बदल गई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी उधर। तो हवा उधर मैडम कामा और उनके और भी है अय्यर करके थे, सब उनके साथी थे, उन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। फिर वो जो जर्मनी स्टुटगार्ट में एक झंडा फहराया था 1907 में, उसका डिजाइन करने में भी मेरे दादाजी आगे थे। तो वो मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था झंडा कि ये हमारा भारत का झंडा होगा, स्वतंत्र भारत का। तो उन्होंने और झंडे को डिजाइन किया। और मैडम कामा जी पैसे की मदद भी बहुत करती थी ऐसे गतिविधियों के लिए। सावरकर जी के जो आइडियल प्रिंसिपल है उनसे प्रभावित होके मदनलाल धिंगरा भी वहाँ एक स्टूडेंट थे, बहुत प्रभावित हो गए थे। और उन्होंने फिर उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की जोत जगी। उन्होंने वहाँ करजन वायली का वध किया। हाँ, करजन वायली का वध किया। वो इनके शिष्य बन गए मेरे दादा। उसने क्या किया था कर्नल ने, कुछ पता है आपको? करजन वायली ने मतलब कर्नल वायली जैसे कि जनरल डायर को मारा था आगे जाके, तो उसका कारण था उनको लगा था कि इसने जलियांवाला बाग लेग नहीं वाला रैंड था। करजन वायली यहाँ का एक रह के जा चुके थे और वो कुछ देशभक्त ऐसे थे ना जिनको बस मतलब अंग्रेज ऑफिसर भारत में रूल करके आए वही चिढ़ थी। मदर जी को चिढ़ थी कि आदमी रूल करके आया। अंग्रेज है वो है उनका वाइसराय मारो सर। उनको वहाँ मारा, इंग्लैंड में मारा था। करेक्ट ये बात ये जाननी चाहिए आप लोगों को कि उस वक्त क्या इनके अंदर जज्बा होगा, क्या इनके अंदर एक देशभक्ति होगी। आज तो हर बच्चा, हर बड़ा आदमी जी बोलता है कि मेरा क्या, देश तो बाद में आएगा। उस वक्त एक सबसे बड़ी प्रिंसिपल पॉइंट थी देश देश देश, ये कैसे आज़ाद हो। तो लोग आज भी मैं आज की जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि कभी मत समझिए कि आज़ादी हमें सस्ते दामों में मिली है। नहीं साहब, बहुत कीमत चुकाई हमने, और उस कीमत चुकाने को हर एक तो क्या हमारे यहाँ पर, मैं क्यों इनसे डिटेल में सुना रहा हूँ, क्योंकि किताबों में नहीं लिखी गई, सिलेबस में नहीं छापा गया। क्यों नहीं छापा गया मुझे नहीं मालूम भी है, कारण भी है कि इसके पीछे क्या थे। जानबूझ के सिलेबस भी आप दुनिया भर की बातें लिखते हैं, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों की बातें कम लिखी जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वार्तालाप के माध्यम से आपको डिटेल में मालूम पड़े कि क्या करके गए थे वो। जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि वो उनका वध किया था मदनलाल धिंगरा जी ने। ओके, फिर और फिर उन्होंने सरेंडर किया। वो खुद को भी एक गोली मार सकते थे। अच्छा, लेकिन वो भाग भी नहीं गए, उन्होंने मार के कहा कि मैंने मारा इनको, और फांसी पे चढ़ गए। फांसी में भी चढ़ गए। उनको कोई पश्चाताप नहीं था क्योंकि वो अपने देश के लिए किया। एग्जैक्टली, फीलिंग वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। आहुति दे दी अपनी। हाँ, आहुति दे दी, शहीद। क्या उम्र होगी उनकी उस वक्त? 20-25? हाँ। ओके, उसके बाद फिर ये प्रभावित हुए मदनलाल धिंगरा जी, और उसके अलावा आगे फिर? और फिर वो मैंने बोला ना सेनापति बापट थे, वो भी बॉम्ब की विद्या इन्हीं के कारण वहाँ से सीख के आए। और फिर भारत में आके उन्होंने वो बॉम्ब बनाना शुरू किया। फिर उसका भी जिसका इस्तेमाल सिर्फ अंग्रेजों के लिए, नॉट दैट ये बॉम्ब बनाने की। नहीं, छोटे तभी के इतने बड़े पावरफुल नहीं हो गए, लेकिन उन्होंने बनाया। जैसे मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मन जाके भी हम लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, तो यहाँ पर भी बॉम्ब, ये सब चंद्रशेखर आजाद। आप भी बताइए उस वक्त क्या होता था उस जमाने में, ये जो ये मिलती थी बंदूकें, बॉम्ब। जैसे मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद जी आप उस वक्त मेन थे, प्रधान, जो ये सब चीज़ों में डील करते थे। तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको रोके इनसे जरूर सुनना चाहूँगा। दीपक, ये बताइए कि क्या उस वक्त जो शस्त्र मिलते थे उनसे खिलाफ है कोई? इनके पास तो पूरे शस्त्र थे। वो शस्त्र ऐसे आते थे सर कि जैसे मान लीजिए काकोरी कांड हुआ था, आपको भी पता है काकोरी कांड, yes. काकोरी कांड। हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्त, अशफाक उल्लाह खान जी
और साथ में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, ऐसे एक लोगों का इन लोगों का दल बना और इन्होंने काकोरी कांड किया। वो कांड इन्होंने किया ही इसलिए था कि बाहर से हथियार आ रहा था और ये इन्हें खरीदना था। इनके संपर्क सूत्र ऐसे जुड़े रहते थे कि बाहर से हथियार आने, खाली हमें पैसे देना है। वो अंग्रेजों की नजर में गुनाह था, लेकिन इनके तार इतने गुप्त रूप से हुआ करते थे कि वो हथियार इनके पास आ जाता था, मंगवाते थे, और जो आता था वो इनके पास लेटेस्ट रहता था, बाहर से मंगाते। हाँ, बाहर से मंगाते थे, लेटेस्ट रहता था। जैसे अभी मैं सावरकर जी में एक ऐड करता हूँ कि सावरकर जी से ही प्रभावित होकर महाराष्ट्र के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी ने जैक्सन का वध किया था। अच्छा। और शायद इसी आरोप में सावरकर जी को वहां गिरफ्तार किया गया था, और वो पिस्टल सावरकर जी ने भेजी थी। उन्होंने 20 किताबों में कट करके अंदर पिस्तौल के आकार में कट किया था, बड़े बड़े किताब, और उसमें वो पिस्तौल रख के भेजी थी। एक दूसरे उनके साथी थे, उनके साथ भेजी थी। और उस आरोप में इनके बड़े भाई गणेश सावरकर जी को तो यहीं गिरफ्तार कर लिया गया था, और सावरकर जी को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया। तो सावरकर जी भारतीय क्रांतिकारी जो यहाँ पे लड़के क्रांति करते थे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे वहां से, कि इनको ये लगता था कि हमारा कोई वहां भी बैठा है, मतलब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो लंदन हाउस में इंडिया हाउस है, वहां पर कुछ ना कुछ वो हमारी मदद करेगा। तो सावरकर जी आप ये भी मान लीजिए ना कि सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत। और ये अस्त्र शस्त्र के मामले, जैसे आपने कहा था कि हमको सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए, तो उनको ये था कि लो ये हथियार लो और अंग्रेजों से लड़ो, करेक्ट। तो इस वक्त तो ये काकोरी में तो हथियार के लिए नहीं किया था, हथियार के लिए था, तो उनको पैसे की जरूरत थी। नहीं, वो पैसा हथियार लेने के लिए चाहिए तो मेन वो मकसद होता कि उनको हथियार चाहिए। हथियार कहाँ छुपाते थे? नहीं, हथियार तो सब उनके पास अड्डे बने रहते थे सर। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के पास बम बनाने का कारखाना भी था, मैंने सुना कारखाने का। और वो कारखाने की वो टिप जब मिल जाती थी कि अब यहाँ पे पुलिस रेड करने वाली है, तो चंद्रशेखर आजाद थोड़ा कभी कभी मस्करी भी किया करते थे। वो वहीं पे एक छोटा सा फूटने वाला चीज छोड़ के बाकी सब साथियों को हटा के सारा सामान हटा देते थे, और खुद ही उसको फोड़ के बाहर दूसरी तरफ खड़े रह के इंतजार करते थे पुलिस आ रही है, क्योंकि आजाद जी को कोई पहचानता नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई खड़े वहीं पे देख रहे हैं, पुलिस आई। एक आध बार पुलिस ने इनसे भी पूछा, अरे इधर कहीं बम फटा गया, तो बोलते थे देखो हुजूर, मुझे भी सुनाई दिया। तो खेलते भी थे इन लोगों से, मतलब वो निडर तो निडर ही थे। सबसे बड़ी वही खासियत मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी की खासियत ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा किसी को नहीं बनता। बस सी द सीक्रेसी। आज तो बोलता मैं हूँ, वो बोलती ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटो देखो, ये मीडिया की फोटो देखो। उन्होंने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। क्या उनका मिशन होगा, क्या ये उनका पैशन था सर। वो डर के नहीं करते थे कि मैं क्रांति कर रहा हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम है, नहीं, ये उनका फुल टाइम था। इसलिए उसमें वो आनंद भी लेते थे और बदला भी लेते थे, और अपने साथियों को प्रेरित भी करते थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, मोटिवेट भी करते थे। सुना किसी के उनको पकड़ने के लिए एक इनाम छपे थे कहाँ पहुंची जगह पे, और वो जो पुलिस ऑफिसर जो था है, उसी की गाड़ी में उसी का ड्राइवर बन के एक हफ्ता कितने टाइम रहे ओरछा में सर। कई महीनों पुलिस का बड़ा अधिकारी था, उसकी ड्राइवर के रूप में आजाद जी ने काम किया। और वो पकड़ रहे, ढूंढ रहे, और उसी को ढूंढने के लिए वहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, आजाद जी को ही ढूंढ रहे हैं सब। और वो ड्राइवर उनका बन के कई महीनों उनका ड्राइवर। आप तो आए थे ना सर ओरछा में? आप मैं ओरछा में तो आकर मैंने आपको बता दूं, ओरछा में हम लोग गए थे, और हम लोगों ने, आप थे, आप लोगों की फैमिली, हम लोगों ने पूरी उनकी झोपड़ी जो उनका जहाँ पर रहे 3 साल, और गुफा जहाँ से इनको भागने का था, तो वो हम लोगों ने, इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया पूरा, और वहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन किया था। ओके, आप आगे बढ़िए। आप पहुंची थी लंदन से, तब थे उस वक्त बाहर से, उसके बाद क्या? पेरिस गए थे हवा बदल के लिए, लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, मैं ऐसा दूर नहीं रह सकता। उनके नाम से वारंट छपा था, वारंट निकला था ब्रिटिशों का। फिर वो वापस आ गए लंदन में। जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। लगभग 1 साल वो लंदन में ही थे, ब्रिस्टन के जेल में थे उधर। फिर उन पे केस बना, उनको यहाँ ट्रांसफर किया। हिंदुस्तान में उनका फैसला चला। हाँ, उनका अभियोग जो है वो हिंदुस्तान में चला। तो वो जहाज से आ रहे थे, फिर उन्होंने सोचा मैं अभी, मुझे तो बड़ी सजा होगी, शायद फांसी होगी, तो मेरे जीवन का मतलब ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया ज्यादा। पिस्तौल भेजे, प्रक्षोभक लेखन किया, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो पूरे दुनिया को भी समझ में आए कि भारत को स्वतंत्रता मिलना कितना जरूरी, ब्रिटिश कितना हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं।
तो उन्होंने बहुत सोचा वो बोट में, जब तक वो बोट में गिरफ्तार थे उसमें। हाँ, बोट में से ला रहे थे उनको, मोरिया बोट, तो मोरिया बोट वहाँ से लंदन से इधर इंडिया ला रहे थे। हाँ, तो मार्से बंदर है फ्रांस फ्रांस तो के वहाँ बंदरगाह पे वो बोट रुकी थी कुछ फ्यूल भरने के लिए, तो उन्होंने वो जो संडास का बाथरूम में गए टॉयलेट जाना है करके, और वो पोर्ट होल रहता है पुराने जमाने में गोल ऐसा, उसका नाप लिया अपने जानवे से, जनेऊ पहनते थे, हाँ, नाप लिया। फिर वो पतले ही थे, कैसे करके उन्होंने छलांग लगाई, वो छलांग एकदम त्रिखंड, तीनों खंड में उसका बोलबाला हो गया, उस छलांग का तीनों लोग में बोलबाला हो गया। तीनों खंड जो बोलते हैं एशिया अफ्रीका सब पूरे दुनिया में उसका बोलबाला, दुनिया में मालूम पड़ेगी कैसे। फिर वो समुंदर को तैर के फ्रांस के किनारे पे जैसे तैसे पहुंचे मार्से बंदर में, लेकिन उधर भागने लगे, लेकिन उधर की पुलिस थी फ्रेंच, उनको इंग्लिश अंग्रेजी नहीं आती थी, इनको फ्रेंच नहीं आती थी। उनको क्या था कि ब्रिटिश से जाके फ्रांस में अगर हम पकड़े गए तो वो हस्तांतरण नहीं करेंगे हमारा, नहीं देते। हाँ, उधर कुछ अलग सुनवाई होगी, हाँ, तो इनका कैदी नहीं हो गए वो, उनके जमीन पे गए तो वो उनके हो गए, हाँ, उनके हो गए। और उनको बचाने के लिए मैडम कामा और उनके और साथी भी आने वाले, लेकिन वो टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया, वो लेट आए, इनको समझा नहीं, और ब्रिटिश पीछे पीछे आए, उन्होंने ब्राइब किया उनको, ये दिया, घूस दिया फ्रेंच पुलिस को, पैसा देख के वो वापस ले लिया, उनको कब्जे में लिया। फिर उसके बाद उनको 2 जन्म ठेक हुई, 25-25 साल की, एक साथ नहीं, 25 होने के बाद दूसरा, ऐसा 50 साल की उनको जन्म ठेक, 2 जन्म कारावास में, जन्म कारावास बोलते हैं, दूसरी बार मिला। फिर वो डोंगरी जेल में थे, मुंबई में शुरू में, उसके बाद उनको अंडमान ट्रांसफर, अंडमान निकोबार में लेके हाँ, उस जमाने में सबको मोस्टली वहीं हाँ, जो राजकीय कैदी थे, और इनको डेंजरस करके उनके जो बिल्ला लगाया जाता है, कुली कैदी के गले में एक बिल्ला पहनाया जाता है, उसमें उसका केस नंबर, कैदी नंबर सब लिखा है, उसमें डी लिखा है, यानी कि डेंजरस, दिस इज डेंजरस कैदी है कि कुछ भी कर सकता है। निकोबार, गोपाल जी अगर आप बता सकें कि अंडमान निकोबार जो था, जो इसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, आज तो टूरिस्टों की जगह हो गई है, घूमने जाते हैं वहाँ पर, क्या बनाया था, कैसे बना था, आप बताएंगे या आप बताएंगे? अंडमान निकोबार उस जमाने में शुरू से ब्रिटिश के पास था सर, ये अभी जब देश गुलाम था तो ये ब्रिटिश के पास में था। अंडमान निकोबार भी हमारे इंडिया का पार्ट था, ये इंडिया का ही पार्ट था सर, उस समय भी ब्रिटिश के पास में था। और काला पानी की सजा सर, आप समझ लीजिए कि वो जो रूम जो रहता था, वो आप उसके अंदर जहाँ पे रखते थे, सिर्फ एक सूरज की किरण आती थी, और आपको सिर्फ खाना खाने भर का जो एक रहता था गैप, उसमें आपको खाना देते थे। और हाँ, और आप जो भी अपना दिनचर्या का जो कार्यक्रम करते उसी में आपको करना पड़ता था। आप सोचिए कि सर, अगर मैं 2 दिन घर से बाहर नहीं निकलूँ, और ऐसे आप व्यक्ति को अगर 50 साल की आप उसको काला पानी की सजा देंगे, तो सोचिए कि आदमी वो मेंटली वहाँ पे कैसे हो जाएगा। सावरकर जी ने वहाँ पे ही बोलते हैं कि कोयला जो रहता था, कोयला और जो कील था, कील से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने वहाँ पे। 10,000 पंक्तियां उन्होंने अपने कोठरी में लिखी उन्होंने, और उसको याद किया उन्होंने। और वो कोठरी का साइज सर 13x7 था मैडम, बराबर? नहीं, छोटा, और छोटा, 13x7 का था। एक ऐसी लंबा सा। और उनको और मेंटली टॉर्चर देने के लिए क्या किया कि उनका ह्यूमन कांटेक्ट 6 महीना के लिए बंद कर दिया। 6 महीना के लिए कोई इंसान इनको दिखेगा नहीं, ये किसी को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ सामने फांसी घर था, ये सिर्फ फांसी होते हुए देखेंगे लोगों को। और कोड़े लगाते हैं ना, वो भी कैदी जहाँ कोड़े लगाते हैं वो भी इनके सामने, वो देखो आप, इनको भी कोड़े मारते हैं। और खाने के नाम पे उबला चावल, घास की भाजी बना के देते थे, वही खाओ। इनके बाथरूम जाने का और बाथरूम में रहने का समय भी फिक्स होता था कि आप इससे ज्यादा देर बाथरूम नहीं रह सकते। और खाने में वही गंदे खाने, बासी कीड़े मकोड़े उसमें वो खाए, डायरिया हो जाए तो कभी कभी ये भी मजबूरी होती थी कि आपको अपने सेल में ही वो सब कृत्य करना पड़ता था। मतलब यातनाओं की हद थी। मेरी नजर में सावरकर जी ने जितनी यातनाएं अपने जीवन में सही है, उतनी यातनाएं क्रांतिकारी या कोई राजनेता जो स्वतंत्रता सेनानी रहा होगा उसका 20% भी अपने जीवन में नहीं सहा होगा।
तो इसलिए सावरकर जी ये बहुत बड़ा नाम है सर। मतलब 10-15 स्वतंत्रता सेनानी मिलकर अगर कार्य करें तो वो सावरकर जी की बराबरी कर पाएंगे। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और बहुत सहन किया और बहुत सहा। इतना सहने के बाद भी उन्होंने जो बुक लिखा, अभी चर्चा हुई कि 1857 का जो संग्राम था इसको अंग्रेजों ने सिर्फ एक छोटा सा विद्रोह बोल के टाल दिया था। क्योंकि उस समय सर अंग्रेज क्या साबित करना चाहते थे कि 1857 में जो हुआ ये एक छोटी सी घटना थी, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे मंगल पांडे जी शामिल थे तो उनको लगा कि ये अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह वो अपना राज्य बचाने के लिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली में उनको अपना सिंहासन बचाने के लिए, ये ऐसा अंग्रेजों ने प्रेजेंट किया। सावरकर जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था और इसलिए उनकी बुक प्रकाशित होने से पहले दोनों देशों में बैन कर दी गई। मतलब काफी अंदर की बातें बताएंगे जो अभी तक नहीं बताएंगे। नहीं, उन्होंने इसको बोल दिया कि इट वाज अ फ्रीडम फाइट। ये पूरा स्ट्रगल जो था, अच्छा, वो लोग बता रहे थे कि ये पर्सनल लोग लड़ रहे हैं, यानी इन्होंने बताया कि ये स्वतंत्रता के लिए था। हाँ, अच्छा, ये आंदोलन दोबारा ना होने पाए। 1857 का आंदोलन ऐसे नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे आंदोलन होते आए। संथाल विद्रोह, बंगाल में चुआड़ सत्याग्रह, सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह छोटे छोटे हुए हैं। उनकी अपना एक इतिहास है सर, वो बहुत लंबी कहानी है। उन सबको मिला के इसकी परिणति जो है ना 1857 संग्राम के रूप में हुई। मतलब पूरा उबाल के उसका परिणति उसका उसमें आया। और ये होने के बाद आपको भी पता होगा कि सर हम लोग विलियम बेटिंग का नाम क्या लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग, कैनिंग्स या लॉर्ड माउंटबेटन, ये सब जो लॉर्ड की पदवी है इसका मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान में ये शासन कर रहे हैं। लेकिन 1857 में इतने अंग्रेजों को मारा था हमारे वीरों ने कि वहां जब उनकी लाशें जाती थी महारानी के पास तो देख के चकित रह गई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत घोषणा पत्र जारी किया 1858 में कि अब से हिंदुस्तान में उस कंपनी का शासन नहीं रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगा। अब से वो शासन सीधे इंग्लैंड से होगा। मतलब अब महारानी जो है वहां की वो शासन करेंगी और मेरा एक एजेंट वहां बैठेगा जिसे अब से वाइसराय कहा जाएगा। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बिजनेस के लिए आई थी। हाँ, अब जाके उन्होंने 58 में, हाँ 58 में आप देखेंगे 1858 के पहले के लोग जो यहाँ आते थे शासन करने उनको लॉर्ड यूज करते थे, और 1858 के बाद वाइसराय मतलब वो इंग्लैंड की महारानी का एजेंट के रूप में काम करते थे। और दोबारा 1857 की क्रांति ना हो इसके लिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। उन्होंने करवाई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टिवियम हुम ने की थी, जो ब्रिटिश अधिकारी रह चुके हैं अंग्रेज पुलिस के। ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जिसमें 65 मेंबर थे और उनका काम यही था कि ब्रिटिश की हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों और ब्रिटिशर्स में तालमेल बनाए रखें कि दोबारा ऐसी क्रांति ना होने पाए। इसलिए कांग्रेस की स्थापना, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा सावरकर जी से मैच नहीं करती, क्योंकि सावरकर जी पूर्ण स्वतंत्रता वाले व्यक्ति थे, उनको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। सबसे पहले अगर किसी ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी तो वो सावरकर जी थे। कांग्रेस उस समय जो ह्यूम के नेतृत्व में थी वो तो मैनेज करती थी कि कुछ लेटर लिखो, कुछ कंसेशन मिल जाए, कुछ हमें और सहूलियत मिल जाए, इस टाइप का चलता था। बाद में इसको महात्मा गांधी जी ने अपना बनाया, आजादी का मंच बनाया इसको, नेहरू आ गए। और आजाद होने के बाद महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं इस देश में। लेकिन एक राजनीतिक धड़ा ने कहा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप भी जानते हैं ये एक जगह सीमित होकर रह गई है, किसी खास व्यक्ति की पार्टी बन गई है। ये बात तो सही है। मतलब कांग्रेस के नाम अभी आप जैसे कहते हो कि उस वक्त बनाई गई थी इसीलिए कि ये जो कुछ भी आप करोगे हमारे बीच में तालमेल रहना चाहिए। तो जहाँ तक अभी आपकी बात से मुझे लगता है कि 47 के बाद में भी वो प्रथा कंटिन्यू रही। जो कुछ भी हो रहा था उसमें उनको भी लॉर्ड माउंटबेटन, सर सावरकर जी के लिखे दस्तावेज खाली 47 तक प्रतिबंधित नहीं थे, हिंदुस्तान आजाद होने के 4 साल बाद तक प्रतिबंधित थे। क्यों, किसने कर रखा था? तो हमारे तो आजाद हो चुके थे। वही बोल रहा हूँ, फिर किसने करा, किसको? मेरा मानना है कि अंग्रेज फिर भी अपना छोड़ के गए, लेकिन पकड़ छोड़ के नहीं गए थे। उन्होंने उनके लाल बहादुर शास्त्री और कुछ और ऐसे लोगों ने मिलकर वकालत की कि अब इन ग्रंथों पे क्यों बेड़ियां हैं, इनको हटाया जाए और देश के सामने लाया जाए। उनके विचार शास्त्री जी तक चलता रहा। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी वगैरह के बाद आए।
वो लोग तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तो बाद में प्रधानमंत्री बने। अच्छा, उन्होंने ये बात उठाई थी। हाँ, वो और उनके और सहयोगियों ने ये जो थे राष्ट्रभक्त, वो कहे कि अभी इनको ग्रंथों को बेड़ियां लगाने का क्या मतलब है, अंग्रेजों ने बैन कर रखा था ना, हम थोड़ी बैन करेंगे, हमारे महापुरुष हैं, हमारी पुस्तक सबके बीच में वाली चाहिए हुई। हाँ, बाद में उसका प्रतिबंध हट गया। इवन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं और जब सदन में गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले सावरकर जी को माल्यार्पण किया है। ये बात तो सही। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वक्तव्य सुनिए, तो उन्होंने कहा है कि सावरकर मतलब तेज, सावरकर मतलब ऊर्जा, सावरकर मतलब एक तिलमिलाहट आजादी के प्रति, और उन्होंने ही इन्हें भारत रत्न देने के लिए प्रेजेंट भी उन्होंने ही किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर के.आर. नारायणन जी ने अस्वीकार कर दिया था, तब से ये मसला अभी तक लटका आ रहा है। इसी से बात ये भी निकलती है कि जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने ये किया कि अब तो खत्म हो गया, अब तो इसको रिलीज करो। क्रांतिकारियों को आतंकवादी नाम घोषित किया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश तो कह रहे थे, कहा था, मतलब एक स्टैंप लगाया था, उसको कंटिन्यू क्यों किया गया? आजाद हिंदुस्तान के बाद जैसे आप कहते हो, उन्होंने कहा अब इसको तो गलत छोड़ना चाहिए। वो नाम मुझे लगता है कम से कम 60-70 सालों से अभी तक चला जा रहा है, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। नहीं, कभी कोई प्रशासन ऐसा खुल के आके कह नहीं रहा है कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सर, ये ना दो टाइप की विचारधारा चलती थी, सबको पता है। एक नरम दल जो राजनीति की तरफ गई और एक गरम दल जो क्रांति की तरफ थी। तो क्रांति की तरफ को पूरा ही दबा दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आज हम जहां पैदा होते हैं तो वो भी किसी विशेष नाम हॉस्पिटल का होता है, जिस रोड पे चलते हैं वो भी कोई विशेष नाम, फिर जिस पार्क में जाएं, जिस एयरपोर्ट पे जाएं एक विशेश नाम। इनका नाम सचिंद्रनाथ सान्याल के नाम से आपने क्या सुना है सर? यही सबसे बड़ी व्यतिग्रज है कि आप क्यों नहीं नाम रखते अपने इन क्रांतिकारियों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर? क्यों एलिजाबेथ रोड है, क्यों औरंगजेब रोड है, क्यों शाहजहां पार्क है, क्यों आज भी चलता, क्यों? मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही कहा था, मैंने कहा वो लोग गए ना, तो इनके नाम को भी पैक करके भेज दो ना। हमारे पास क्या नाम कमी है? गिनने लगोगे पन्ने के पन्ने भर जाएंगे हमारे। सर, पूरे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बचे ही हैं, आप उनको यूज करने में डर है या उधर अभी ध्यान नहीं गया, ये पता नहीं। डर है या वही जो मैं बोलता हूँ, अभी भी लॉर्ड माउंटबेटन या जो जिसके साथ में स्वतंत्रता मिली, ऐसे उस वक्त भी नेहरू जी को मिली प्रधानमंत्री पद। कई लोग कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था, उसके बीच में भी राजनीति थी। तो वो अभी भी अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस के ऊपर आजाद हुआ है, तो उनका पकड़ रही है। मैं ये समझता हूँ तभी जाके आप शहीद बोलने में क्यों डर रहे? नहीं, उन्होंने कहा कि शहीद नहीं है तो हम भी कहेंगे शहीद नहीं। अरे आप तो आजाद हो चुके हो, आप अपनी खुद की। कल मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा अभी भी हम जूरिस्प्रूडेंस चलाते हैं, जो हम लोग ये कहते हैं, अभी भी हम माय लॉर्ड कहते हैं, योर ऑनर कहते हैं। क्यों? अभी भी हम ब्रिटिश के चलाए हुए सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चला रहे, सबूत चाहिए, आंखें बंद हैं। इसके लिए हमने आरटीआई की तरह से पता भी किया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने डाला भी है, बाकी जगहों पे भी हमने डाला, लेकिन वहां से हमको ये उत्तर मिलता है कि इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली सरकार बोलो या पिछली विचारधारा बोलो, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे पर्सनल बात रही है कि नहीं करना है, इनको नहीं आज करना। लेकिन सर अब वो समय आ गया है ना कि इतिहास को करवट लेना चाहिए। जिन लोगों ने किसी विशेष आकर्षण के तहत कोई इतिहास लिखा है, आज के हमारे पीढ़ी को, बच्चों को, युवाओं को ये पता होना चाहिए सर कि आजादी में कितने लोगों ने खून बहाए हैं, क्या क्या सहे। काला पानी सजा इतना आसान नहीं होता सर, बहुत मुश्किल की सजा होती है वो। आप इमेजिन कर लीजिए कि एक 13x6 की या 7 की कोठरी में हम 1 महीना हमको बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा फील होगा। वो भी बंद किया जाए, लिमिटेड खाना, कोई मिलने नहीं आएगा, कुछ बोलने पे कोड़े भी मिलेंगे और जबरदस्ती नारियल और सरसों के तेल निकलवाए जाएंगे, गंदा खाना, बाथरूम नहीं जा सकते हम। इस स्थिति में कोई कितना दिन निकाल सकता है? और फिर लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना धान। ये अब इसकी भी एक विचारधारा है अपने सर, उन्होंने भी किया है। अब इतना कुछ तुम बता रहे हो, इतना कुछ आप लोग अगर सोचोगे तो फिर कहाँ खड़ग नहीं, कहाँ ढाल नहीं, कहाँ तलवार नहीं, बॉम्ब, लोगों की जानें गई हैं, लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया है। बटुकेश्वर दत्त और उन्होंने बॉम्ब जो फेंका था, कोई नुकसान करने के लिए नहीं बेचा था, उन्होंने सिर्फ एक आवाज क्रिएट करना चाहते तो भाग सकते थे, नहीं भागे। इन सब बातों को आप नजरअंदाज करके आप बोलते हो दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, आई डोंट नो, कई लोगों को है भी, कई लोग बोलते हैं नहीं साहब ये तो तो जो मैं कह रहा था कि ये लोग सिर्फ
यही जानते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया है पूरे किताबों में, और लोग ये मानते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल बोल कर सत्याग्रह करके नमक आंदोलन कर करके अंग्रेज सरकार डर गई, अरे भाई ये तो बहुत सत्य के साथ है, हम लोग तो सत्य के साथ नहीं हैं और भाग गए। गलत है। ये अज्ञानता आज के यूथ को दी जा रही है। मैं दीपक जी पूछना चाहूँगा आपको कि आप समझते हैं कि भाई जिनके बारे में जानना चाहिए वो नहीं पहुँचा अभी तक हमारे कॉमन यूथ को? कॉमन यूथ सर अगर ये सुन रहा है तो ये वही बता देना कि अभी मैडम ने जिनका नाम लिया श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इंग्लैंड में लंदन हाउस के कर्ता धर्ता थे और कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को वो सहयोग किया करते थे। इनफैक्ट सावरकर जी को भी उन्होंने अपने एंड से जो क्षमता थी उनकी उन्होंने सहयोग किया, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने सहयोग किया। साथ में हमारे काकोरी कांड के जो मनमथ नाथ गुप्त थे और बारिंद कुमार घोष, अरविंद घोष, इनमें से कितने यूथ को पता, अगर नाम भी नहीं पता होगा तो खुद समझ जाए कि उनको क्या जानकारी है इस बारे में। तो क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पत्नी ने बहुत मेहनत की, पति तो कुछ बोले साथ ही हाथ बढ़ाने में, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो इन्होंने अभी कहा या मैंने कहा, क्या कारण है कि पब्लिक तक नहीं पहुंचा? बहुत सारे नाम गुमनाम रह गए, जैसे नहीं नाम नहीं, पर नाम क्यों नहीं पहुंचे? लोगों को इतिहास सही बताना चाहिए था, वो बताया गया या नहीं ये मैं नहीं जानता, और क्यों नहीं बताया गया ये भी आज तक ये बात मशहूर है कि नहीं कि कुछ रीजन है कि नहीं पहुंचा हो है सिलेबस में, नहीं आप लोग तो मराठी भी इतिहास हो, महाराष्ट्र तो आपके मराठी किताबों में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, हमारे महाराष्ट्र में इन पे बहुत कम पढ़ाया, चैप्टर बहुत कम है। मैं तो ये समझता हूँ आपके माध्यम से अभी महाराष्ट्र के बाहर कितने लोगों ने सुना है सावरकर जी का नाम, तो सावरकर जी का नाम भी पता नहीं, तो उनके भाई का नाम क्या पता? भाई का नाम मैंने सुना, उनके भाई भी कालापानी में थे, कालापानी में थे, अंडमान में थे। हाँ। तो उन्होंने जितनी यातनाएं सही, अंडमान में हो या नासिक में हो या भारत की भूमि में, उतनी सावरकर जी ने नहीं सही, बट उनका नाम आज तक कहीं नहीं लिया। क्या नाम था उनके भाई? नाम गणेश सावरकर था। गणेश सावरकर जी का कितने लोगों ने नाम? उसको बाबाराव सावरकर बोलते हैं। बाबाराव सावरकर, वही जो उन्होंने जो यातना सही है अंडमान में भी, सावरकर जी को जो अगर 20% काम करवाया गया तो उनसे 100% काम करवाया। बड़े भाई थे? बड़े भाई थे। और सुना है कि वो एक ही जेल में थे और पता नहीं था उनको बहुत साल तक यही भी पता नहीं कि हमारे छोटे भाई इसी जेल में पड़े हो। कैसे मालूम पड़ा उनको फिर? एक दिन उन्होंने जहाँ गुलू चलाते थे वहाँ तेल की गिनती हो रही थी, आज मैंने कितना तेल निकाला, तो उस लाइन में दोनों एक दिन आ गए साथ में आ गए। तभी पता चला कि मेरे भाई की और आंखों से उनकी ये हो गई, लेट हो गई, पर वो बता नहीं सकते कि ये मेरे भाई नहीं बता सकते। तो कठिन दिवस थे। भाई ने उनके बहुत सहा है, और ये हिस्ट्री में कहीं पे उनका नाम भी आया नहीं। तो आपको भी शिकायत है? आपको भी शिकायत है? इनका जो खून और उन्होंने पसीना दिया, उनके बारे में आप नहीं बताते? के बारे में महाराष्ट्र के इतिहास में भी उनका नाम इतना नहीं लिया है, बहुत कम लोग। मदर टेरेसा के बारे में चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं, झांसी की रानी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम भी पढ़ चुके हैं, मैं भी स्कूल किया है। चैप्टर होते थे इतने थे। मुगल आजम पे पूरी फिल्म बन गई, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आप किसी को पूछो कि अकबर के बाप का नाम क्या था, वो बता देगा आपको, और वो ये नहीं बताएगा कि सावरकर जी के भाई का नाम क्या था। यही हमारी विडंबना है, हमें नहीं पढ़ा। देखिए आदमी उतना ही जानता है जितना वो स्कूल में पढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल की किताबों के बाद में जासूसी किताब पढ़ोगे, चंद्रकांता पढ़ते, मैं पढ़ता था चंद्रकांता एक ज़माने में, लेकिन स्कूल में जो पढ़ना है वो कंपलसरी होता है, और वो कंपलसरी कौन डिसाइड करता है? पढ़ाई का जो शिक्षण विभाग करता होगा, करता है, प्रशासन के दौरान होती है। तो मुझे ये अंदर से सुबुगाहट सुनने में मिली है। कई लोगों ने कहा सर आपको मालूम नहीं है ये सब प्लान था। मैंने कहा क्या प्लान था सर, वो क्या डालना है? मैंने कौन करता है? वो अंग्रेजों से आती है आज भी ये हकीकत कि आप ये मत छापिए वो छापिए। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार का नाम बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन 60 साल तक हम आज़ाद रहे, आज 70 साल होने को आया शायद, अभी तक हम लोगों को ये शिकायत है कि क्यों हमारे क्रांतिकारी और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी या उसके पहले जितने भी मुगलों से लड़े हैं उनके बारे में कम क्यों होता है?
क्यों जिन्होंने हमको गुलाम बनाया है, बादशाह करके अमर में बैठे हुए हैं, 800 साल तक हमको गुलाम बना के रखा है, उनके नाम पे इमारतें हैं, उनके नाम पे ये है, और इनके नाम पर सुना है कि अभी की सरकार, मैंने सुना है कि धीरे धीरे जो करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ धीरे धीरे छोड़ो, सामने बोलो हम कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, इनका नाम नहीं चाहिए मेरे को, अभी करो ना, डरते किस बात से। पर अगेन वोट की राजनीति है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नहीं होता है, तो चेंज करने की जरूरत है, किताबों को चेंज करना चाहिए, ताकि देखिए 2 साल से लेके आदमी जब 16 साल का होता है तो शायद वो एसएससी में जाके पहुंचता है, am I right? उसके बीच में उसकी जानकारी जो होती है वो प्रशासन देती है, स्कूल देती है। इसका मतलब सिलेबस की किताबों में जब तक आप नहीं डालोगे तब तक वो लड़का तो नहीं जान पाएगा। और यही हुआ है पिछली जनरेशन को, जो आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के बारे में किसी को सावरकर जी का नाम नहीं मालूम, उनके भाई का नाम कैसे मालूम हो, तो गलत है ये सिस्टम। और मैंने सुना है कि प्रेजेंट में अंदर से धीरे धीरे सिलेबस, मैं तो ओपनली बताऊं, कोरोना साहब क्या डर है हमको, डाला जा रहा है, इन सब लोगों का नाम आना चाहिए, चैप्टर पे चैप्टर डालो, बच्चा जाने की कौन था वीर सावरकर, कौन थे राजगुरु, कौन थे चंद्रशेखर आजाद। तो आई थिंक करना चाहिए। दीपक जी, आपको कोई शिकायत है इसके ऊपर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, आज पूरी स्वतंत्रता संग्राम की बात तो हम एक दिन में नहीं कर सकते। आज हम वीर सावरकर जी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि जो 2 धड़ा बटा हुआ है आलोचक और प्रशंसकों के बीच में, उसका एक मुख्य कारण ये है कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने माफीनामा लिखा था। ये कंट्रोवर्सी में लाना अच्छा हो आपने उठा ली, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी क्या है, मुझे बताइए। ये दरअसल ऐसा है, अभी मैडम भी इस पर रोशनी डालेंगे अगर मैं कुछ गलत कहूँगा तो। जब 1910 में उनको वहां लाया गया था सेलुलर जेल में, और 1910 में उन्होंने जो पहली बार लिखा था, तो जब सारी यातनाएं उन्होंने देख ली और उनको ये भी आभास हो गया कि मुझे 2 आजन्म कारावास मिले हैं, और जब वो जेल में थे तो लगभग 27-28 साल की उम्र रही होगी उनकी जब वो जेल में लाए गए थे। अगर 50 साल का आप उसमें कैद ऐड कर लीजिए तो लगभग पहुंच जाती है वो 80 साल के आसपास। तो एक 80-90 साल का बुजुर्ग होने के बाद व्यक्ति समाज को, देश का क्या करेगा, या वो अपने परिवार के लिए भी क्या कर पाएगा। तो उस समय एक मेंटेलिटी रहती थी कि हमें जिस जुगत से बन पड़े बाहर जाए, बाहर जाके हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। एक 13/7 की काल कोठरी में रहकर हम क्या देंगे देश को? मेरी विचारधारा, मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरी सब कुछ तो इसी कोठरी में दब के मर जाएगी। और किसी भी चीज का आकलन जब हम करते हैं तो उस समय के देश, काल और स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। सावरकर जी के ही जो छोटे भाई नारायण जी थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आपका पॉलिटिकल कद सर अभी बड़ा है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि सावरकर जी वहां से छूटें और देश के किसी और काम आए, वो बहुत कुछ दे सकते हैं देश को। तो गांधी जी ने ये सुझाव दिया था कि आप उन्हें एक याचिका डालने के लिए कहिए, और उस समय याचिका डालना आम बात होती थी। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पास एक ही शस्त्र, याचिका कहना भी सही नहीं है, ये पिटीशन था। वो वकील भी थे, याचिका तो याचना करना। हाँ, वो वकील भी थे, तो उन्हें बेहतर पता था कि किसी कानूनी पचड़े से कैसे बचा जाए, क्योंकि यहाँ रह के इस यातना में तो मैं मतलब शारीरिक रूप से तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा, तो मुझे बाहर जाना ज्यादा जरूरी है। तो उन्हें लगा कि ठीक है, हम लिख के देते हैं। आप एक और मैं क्रांतिकारी की बात कहूंगा, हमारा बंदी जीवन लिखा है सचिन नाथ सान्याल जी ने। सावरकर जी के ही निर्देश पे उन्होंने भी वही चीज लिखी थी जो सावरकर जी ने लिखी थी, लेकिन सान्याल जी बताते हैं कि मुझे छोड़ दिया गया। वैसे ही था। मैंने भी लिख के दिया कि मैं कोई राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन सान्याल जी बाद में HSRA में शामिल हुए, बाद में काकोरी कांड और भी बहुत सारी घटनाओं में शामिल हुए। तो इसका मतलब वो याचिका देने के बाद बाहर निकल के हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं था, पिटीशन उन्होंने दिया था। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो डर गए थे जैसी बात नहीं थी। बेरी नामक जेलर था जब ये शुरू में वहां सेलुलर जेल में था, और बहुत निर्दयी था वो। तो बैरी वो ये भी बताता है ना कि मैं सावरकर जी को अंडमान में बड़े बाबू कहा जाता था, जेलर भी उनको बड़े बाबू कहते थे। मतलब वो वहां भी लगभग लोगों के नेता हो चुके थे। तो उन्होंने कई बार, बेरी ने बताया कि मैं उनसे जब बातचीत करता था, कई बार जानने की कोशिश करता था कि आपने जो किया है और आपकी जो विचारधारा है उसमें आपको कोई दुख है, अफसोस है। तो वो बताते थे नहीं, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, और मैं वो अफसोस जताने के लिए कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो ब्रिटिश शासन को खटकता हो। अब ये तो उनके सामने दिया गया बयान था, लेकिन उनके निजी मन में उनकी एक स्ट्रेटेजी भी थी
कि मैं पहले बाहर तो तो जाऊं। देश के काम आओ। अच्छा, ये एक और तरीका, 1917 में उन्होंने एक और पिटीशन लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि यदि आप लोगों को लगता है कि सावरकर नाम ज्यादा डेंजरस है अंग्रेजों के लिए, तो बाकी के जो कैदी हैं मेरे नाम पे उनको रिहा कर दीजिए, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना मेरी अपनी रिहाई से होगी। तो अगर आप ये सारी चीजें पढ़ें तो आपको कंट्रोवर्सी कहाँ नजर आती है इसमें? तो यहाँ मतलब कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने माफी मांगी थी, इसको इशू बना दिया है। हाँ, इसको इशू बना दिया कि उन्होंने पिटीशन कांग्रेस की तरफ से दिया मैंने तो सुना जाता था हाँ, कि वो कांग्रेस- कायर हो गए। कायर कैसे हो गए? अच्छा, उन्होंने कायल कर दिया। पूरी धरती पे आप सर एक क्रांतिकारी का नाम बताइए, एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनको 2 बार आजन्म कारावास की सजा मिली हो। जिनको 2000 एकमात्र सावरकर जी ऐसे जीवट इंसान पे अगर हम लांछन लगाएं तो शर्म है हमारे। शर्म आनी चाहिए, डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए। पर ये कंट्रोवर्सी है, मैं भी जानना चाहूँगा। मैंने भी बीच में पेपर नहीं पढ़ता हूँ आजकल बहुत को, तो मेरे को भी सुनने में आई कि मैं पूछना भी चाहता था। अच्छा, वो दीपक जी ने बात उठाई, मैं भी जानना चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इस वक्त? जैसे ही कांग्रेस को अपने आप बल दिखाने की जरूरत पड़ेगी, सावरकर जी का नाम लेके ओ, कुछ ना कुछ करते ये रहेंगे। पता हो गया। उनकी राजनीति चलाने के लिए आज भी उनको सावरकर जी का नाम लेना अच्छा, पड़ेगा। मैं नाम ये लेना, कहूँगी, नाम लेना। मैं ये कहती हूँ। मतलब अपने और फायदे के लिए भी वो- जितने विरोध में वो बोलेंगे, लोग जानने के लिए उतना ही सावरकर पढ़ेंगे हाँ, कि क्या मैं भी है जानना सच, चाहूँगा सच कि क्या बात है। सच है कि क्या है। उनकी अपनी लिखी हुई इतनी किताबें हैं, 9 बड़े बड़े खंड हैं। अभी तक क्या था कि मराठी में बहुत सारा उनका साहित्य है। साहित्य है। अभी लोग जानने लगे हैं और दे वांटेड टू नो मच मोर More अबाउट about सावरकर। तो अभी 2 अंग्रेजी में किताबें आई है, इसमें एक विक्रम संपत ने लिखे हैं। जी, विक्रम संपत जी को मैंने भी पढ़ी। हाँ, उनके- उनके ही नॉलेजेस से मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हुआ। और एक अभी जो इंडिया टुडे के विक्रम संबंध, मतलब जो संबंध हमारा नहीं, विक्रम संपत उनका नाम है, इतिहासकार है। ओके, तो और एक है उदय माहूरकर, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज की सावरकर जी के जीवित पे। यहाँ शिवाजी पार्क में उनका स्मारक है बहुत बड़ा। मैं बार बार गुजरता हूँ, मैं कुछ मरीन ड्राइव से मैं जब हमेशा ट्रैवलिंग करता था, तो एक लेफ्ट साइड पे एक बहुत ब्यूटीफुल सावरकर, वो कब बना और क्या है उसमें, क्या है बताइए, आप बताइए। वो तब की कांग्रेस की सरकार थी, जी, कांग्रेस। महाराष्ट्र के सीएम कांग्रेस के दादा थे। पाटिल। नहीं, शरद पवार। शरद पवार आए होंगे। उन्होंने वो जमीन दे दी थी, हम्म, स्मारक के लिए, हम्म। तभी बना था। और 1978 में और 83 में उनकी बर्थ सेंचुरी थी, सेंटेनरी। तो उस टाइम अच्छा स्मारक बनवाया था। पहले छोटा ही था, 3-4 रूम थे और खुले में ऐसी सभा लेते थे, सावरकर विचार मंच के तौर से। अलग अलग टॉपिक पे लोग बुलाते थे, सभा लेते थे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बिल्डिंग बनती गई, छोटा वो हटाया। अभी तो और आलीशान बना है, अच्छा बना है। लेजर शो भी होते हैं। लेजर, लाइट एंड साउंड शो शाम को रहता है। ये मेयर के बंगले के आसपास है, एकदम बाजू में टचिंग है। लेकिन मेयर के बंगले में एक बार मैं जाना हुआ मेरा, फिर और उधर यहाँ तक सौभाग्य नहीं मिला ऑडिटोरियम मुझे है। जाने का। अभी मैं जाऊंगा, आपसे मिलने के बाद मैं एक चक्कर जरूर लगाऊंगा। सावरकर सभागृह करके ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम वहाँ है। नाटक होते हैं, गाने के प्रोग्राम्स जैसे होते हैं, सभाएं होती है, किसी कॉन्फ्रेंस कंपनी में से वो देते हैं। अच्छा, वो वहाँ पर और बाकी के भी कराटे, जैसे आर्चरी, शूटिंग रेंज है वहाँ। अच्छी इतनी जगह है। हाँ, बहुत है। मोड़ी लिपि सिखाते हैं, IAS के क्लास लेते हैं। पीछे बस मतलब UPSC समुद्र के साइड समुद्र है पीछे। रोइंग का भी ये है, रोइंग का भी। रोइंग का भी रेंज है। हाँ। तो इतना बहुत, आप बता रहे हैं 67 से आज तक। हाँ, डांस सिखाते हैं, गाना, ऐसे अलग अलग लेते हैं वो, कि छोटे बच्चे वहाँ आए, वहाँ आएंगे तो और देखेंगे, स्मारक देखेंगे, उनकी विचारधारा समझेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के और ग्रंथालय भी है, वो फ्री है, ग्रंथालय, लेकिन वो उधर ही बैठ के ग्रंथालय, पढ़ना उधर ही पड़ता बैठ है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियंस में, जैसे हम मराठा, मैं भी मुंबई की पैदावार हूँ, मराठियों के नजर में वीर सावरकर जी का क्या स्थान है? ज्यादातर 80% मेरे ख्याल से 70 to 80% मराठी लोग उनको पूछ हाँ आदर भाव दिखाते हैं। वीर सावरकर जी बोल तो बहुत बड़ी बात है। पर आप बहुत सारे कांग्रेस जन भी ऐसे हैं जो मन ही मन उनको आदर करते हैं, लेकिन लेकिन बाहर भी व्यक्त नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी है। उनकी जब मृत्यु हुई थी तो हमारी प्रधानमंत्री साहिबा इंदिरा गांधी जी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। हाँ सत्य, और लेटर भी लिखा था, तो सम्मान है तभी ना। कंडोलेंस। लेकिन बोलते नहीं, आप बोल अंदर है लेकिन बोल नहीं पाते। यही बात मैं कई बार बोलता हूँ। मैंने कहा देखो, मेरा ये फर्क है कि
मेरे जो यहाँ तक बात आती है ना, सब कोई बोलते सकते आप बहुत बेबाक हैं सर, आप कुछ भी बोल देते हैं, आपको डर नहीं लगता, चाहे मैं इंडस्ट्री के खिलाफ बोलता हूँ, चाहे मैं पार्टियों के खिलाफ बोलता हूँ। मैंने कहा देखो, मेरे यहाँ से मन से यहाँ बात आती है ना, मैं निकाल देता हूँ। इसीलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि पॉलिटिशियन वो होता है जो आपको जो बोलना है वो सामने वाले को अगर नहीं सुनना है तो आप निकल जाओ, आप वो बोलो जो वो सुनना चाहते हो, तब आप जाके एक ट्रू पॉलिटिशियन बनोगे। इसीलिए मैं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मैं पॉलिटिशियन कभी बनना नहीं चाहूँगा। तो आपकी बात सही है कि इतने लोग भी हैं कांग्रेस में जो उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं है पार्टी की, तो क्यों बोला जाए। सो अगेन सच बात छुपाई जाती है। मैं और जानना चाहूँगा, गोपाल सिंह जी आपने इनको यहाँ ले आए, दीपक जी ने भी ले आए, ये जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हमारे, जिन्होंने, मैंने आपको पिछली बार भी कहा है कि पहली बार एक डायलॉग में ही मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। इन्होंने कहा था कि हमारे देश के क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता। मुझे भी सुनने में थोड़ी हैरानी हुई, ये बोलते हैं RTI में भी पूछा तो उनका पास जवाब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे वंशज हैं उनके, जैसे ये सावरकर जी की पोती हैं, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के, भगत सिंह के, चौफेकर बंधु भी अभी आने चाहते थे, उन सबको अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया है जो उनको देना चाहिए। तो ये बात तो मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा गोपाल सिंह जी आपसे कि आपके जय हिंद अभियान में, जो बहुत ही अच्छा अभियान है, जो भी सुनता है मैं सोचता हूँ चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बोलेगी नहीं हमको आपका साथ नहीं चाहिए, वो नहीं बोल सकते। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पार्टी की पॉलिसी, हाँ हम भी आपके साथ हैं, बोलना ही पड़ेगा कि आप जय हिंद देश के बारे में क्या आपकी क्या भावी फ्यूचर योजना है, इसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। ये तो मैं यहाँ पर बुला के मैं पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ जो उनको नहीं मालूम, आप लोगों का अंदरूनी लक्ष्य क्या है। आपको थोड़े में मैं सर बता दूँ, काफ़ी समय आज एक्चुअली हम मेन बेसिक मुद्दा हम लोग सावरकर जी पे हैं। जैसे भी आपने बताया कि महाराष्ट्र में 80-90% लोग सावरकर जी को मानते हैं, पूछते हैं, आदरणीय मानते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में मानते हैं वो जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं मानते, बाहर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाहर तक उनका नाम नहीं पहुँचा है। ये जो अभियान है सर 1857 से लेके 1947, 1857 का जो पहला विद्रोह हुआ है मंगल पांडे जी और रानी लक्ष्मीबाई से लेके 1947 में जो देश को आज़ादी मिली 90 वर्ष, इस 90 वर्षों में आज़ादी इतने सस्ते में नहीं मिली सर। एक नरम दल और एक गरम दल, जैसे आपको पता है कुछ लोगों के नाम, जो नरम दल के जो लोग थे उनके नाम आगे आए, आप देख रहे हैं आप, और नरम दल के ज्यादा नाम आ गया है, नरम दल के ज्यादा नाम आ गए, और जो गरम दल के जो लोग थे आज कहीं ना कहीं उनके नाम, उनकी ख्याति विलुप्त हो चुकी है सर। इस अभियान के माध्यम से हम उन सारे क्रांतिकारियों को वो उचित सम्मान दिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस अभियान में सारे क्रांतिकारियों के जो परिवार के लोग हैं, परिवारजन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी मांग यही है कि जो नाम डूब चुका है या जो नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम डूब चुका मैं ऐसे नहीं बोल सकता, वो तो अजर हमारे नहीं है, लेकिन नाम है, लेकिन वो चिंगारी है, मतलब उसको हमको सिर्फ ऊपर लाना है सर, उस आग को ऊपर बढ़ाना है। उन सारे क्रांतिकारियों को जो चीज सम्मान दिलाना, इसके अंदर आप तो हैं, पितामह जी आपका हमेशा हमें सहयोग रहा हुआ है और हमेशा आपका आशीर्वाद है। तो ये कह सकता हूं मैं आपको उन सारे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने से लेके उनको पाठ्य पुस्तकों में उनको नाम, जैसे भी आपने बताया अभी हमने एक बार सिलेबस में नहीं, सिलेबस में उनको आप नाम दीजिए, उनके नामों से पुरस्कारों की घोषणा कीजिए। पुरस्कार की घोषणा आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई 10th का है या कोई पढ़ के पास हो रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो रहा है, अगर उनको चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से पुरस्कार मिले, भगत सिंह जी के नाम से पुरस्कार मिले, सावरकर जी के नाम से पुरस्कार मिले, तो डेफिनेटली हम गूगल में जाएंगे, हम देखेंगे कौन है। हाँ, मेरे को मिला, ये है कौन, शायद नाम नहीं सुना, लेकिन फिर मालूम पड़ेगा। हमने इस अभियान में जो हम प्रत्येक वर्ष करते हैं 27 फरवरी को, जो ये अभियान के उपलक्ष्य में हम चंद्रशेखर आजाद जी की जो जयंती हम जो उसको मनाते हैं, शहादत दिवस पुण्यतिथि को जो मनाते हैं, आप आते हैं उसमें पितामह, हमने उसकी शुरुआत की है और उसमें हम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से आजाद पुरस्कार हम सबको देते हैं। वेरी गुड। हम जो बोल रहे हैं ऐसे और अवार्ड नहीं है, अवार्ड्स जैसे कि वीर सावरकर अवार्ड्स या भगत सिंह अवार्ड या लाला लाजपत, ऐसे अवार्ड्स हमने तो नहीं सुने, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ तक करेंगे, हम करेंगे तो मैं हकीकत पूछ रहा हूँ, नहीं है कम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको सेंट्रल सावरकर गवर्नमेंट स्मारक जो संस्था है शिवाजी पार्क में वो देती है। हाँ, तो फिर वो संस्था की तरफ से हो गया, ये प्रशासनिक होना चाहिए। यस डेफिनेटली आपको और मैं तो सोचता हूँ कि भारत रत्न को लेकर जो इतनी बड़ी मारामारियां होती हैं और वो मान पड़ गया कि सिर्फ पार्टी का ही इसके पीछे वो रहता है। विषय में सर ऐसा है ना कि सावरकर जी का नाम जो है वो भारत रत्न पुरस्कार का मोहताज नहीं है,
अगर भारत रत्न उनके गले में पड़े ना तो ये भारत रत्न का सौभाग्य क्या है। बात है, भारत रत्न का सौभाग्य, यस डेफिनेटली। और इतनी बड़ी हस्ती को अगर आप नहीं सम्मानित करोगे और फिर कश्मकश में रहोगे, जब मर जाते हैं तो कभी कभी दिया जाता है उन लोगों को भारत रत्न। अरे भाई भारत रत्न है तो भारत रत्न के भारत के वीरों को दीजिए ना, इसमें सोचना क्या है। और हम मतलब यही ये नहीं- सारे क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए। नहीं वही बोल रहा हूँ मैं, हम यही नहीं रुकेंगे, हम आजाद जी को भी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? Yes. भगत सिंह जी का नाम क्या कोई जानता नहीं है? हिंदुस्तान में उनके बारे में, उनके सेक्रीफाइस, उन्होंने जो कार्य किए, जो बलिदान दिए, जो निडरता अरे दिखाई। साहब नहीं जानता, छोड़िए उसको, नहीं जानता है, पर मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप Each and जानते हैं। every ये लोग body नहीं knows. जानते, इसको मत बोलो कि उसके बारे नहीं जानते, इसीलिए हम अवार्ड दे रहे हैं ताकि आप जानो। जानिए, उन्होंने 23 साल की उम्र में सर जो कर गए लोग 100 साल में नहीं कर 100 साल में पाते। नहीं इससे करेंगे। बड़ा योगदान कोई क्या दे सकता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, अशफाक उल्लाह खान जी हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। जान से ज्यादा कोई देश को क्या दे सकता है? तो फिर इसमें भारत रत्न इनको ज्यादा मिलना चाहिए। आज के नेताओं को जो दिया जाता है, माफ करना, धीरे धीरे अवार्ड का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि उनको अवार्ड देना अवार्ड का सम्मान है। बिल्कुल। सो गिव टू दोस पीपल जिससे वो सजे, और फिर बोले अच्छा ये कौन थे। आज का एक छोटा सा बच्चा जैक एंड जिल करता है, उसको मालूम नहीं होता है, उसको दुनिया भर के पॉप सिंगर्स का नाम मालूम है, माइकल हमारे जैक्सन। आइडियल नहीं है ना सर, हमारे आइडियल आजकल देखेंगे तो हमारे आइडियल फिल्म स्टार है, बाकी लोग फिल्म आ रही है, तो हम हमारे ideal ये हम होनी अपने चाहिए। यूथ को गलत मार्ग पे डाल रहे हैं। मेरे को तो ये बहुत शिकायत है इस बात की। तो आप लोगों का अभियान इसमें ये भी है कि अवार्ड हुए, रोडों के नाम चेंज होने चाहिए। राइट राइट, रोडों के नाम चेंज होने चाहिए या ना चेंज करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाम किसी महानुभाव के नाम पे है तो उसको बदलो, आप ना बदलिए। लेकिन जैसे NH-24 है, ये आप इसको कर दो ना, शहीद आजाद मार्ग, शहीद भगत सिंह मतलब मार्ग, नेशनल हाईवे मार्ग को बहुत सारे राष्ट्रीय महामार्ग है जिनका कोई नाम नहीं है, आप उनपे तो नाम डालिए ना। हमारे पास हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी है जिनको लोग नहीं जानते। सचिंद्र नाथ सान्याल मार्ग आप करिए, हमने इसकी शुरुआत उधर से गुजरने वाले लोग पूछेंगे तो सही कि यार सचिंद्र नाथ सान्याल। और खासतौर पर बाहर के लोग तो पूछेंगे, राइट। वो जब NH मार्ग पढ़ते हैं, NH तो वैसे भी किसी को मालूम NH क्या होता है जी। अच्छा नेशनल हाईवे, अब आप लिख दो शहीद भगत सिंह, शहीद आजाद, शहीद सावरकर, या इनका नाम पे नाम डालो तो विदेशी भी बोलेगा कि सावरकर कौन था। बिल्कुल। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अवेयरनेस। They will go in deep and search की हुई सचिंद्र नाथ सान्याल, Yes. तो पढ़ेंगे तो उनको भी लगे अच्छा ऐसी शख्सियत भी कोई हिंदुस्तान में थी। अंत में आप मुझे नहीं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना भूल गया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी, मेरे सामने तो विजुअल आ गया ऐसे कि एक बोट है जिसके अंदर सावरकर जी कैद है और उनको लेके जा रहे हैं इंग्लैंड से फ्रांस तक पहुंचे, फ्रांस के बंदरगाह पर इंग्लैंड से रुके, मॉरियल करके समथिंग, लंदन से वो जो चैनल ही होगी, हाँ। लंदन से फ्रांस तो चैनल ही है, वहाँ आए। उसके बाद में वो बाथरूम की खिड़की पे जाकर छोटे से होल के बीच में से निकल के कूद गए और फिर वहाँ पकड़े गए। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातें रह गई हैं, मैं समझता हूँ, कुछ और बताइए उसमें। वो जो उसका अभियोग चला, अभियोग हेग के इंटरनेशनल कोर्ट में चला। अच्छा, ये उनको लगा कि आपस में लोग इंग्लिश हाँ, और क्योंकि ब्रिटिश गड़बड़ कर उन्होंने रहे हैं। उनके जो सहयोगी थे उन्होंने केस डाला ना कि इनको फ्रांस फ्रांस की में जमीन फ्रांस की जमीन से उठा के तुमने दे दिया कैसे? वापस कैसे ले हाँ, उनको चांस ही नहीं दिया ना। तो उस टाइम लेके गए। इंटरनेशनल कोर्ट हुआ करता हाँ, था। उस हेग- टाइम हेग था ना, हेग में हेग में। एक हेग करके जगह है, अच्छा उधर इंटरनेशनल कोर्ट था। अच्छा। सारे ऐसे विवादित मामले उधर वर्ल्ड आते के थे। वर्ल्ड के वहाँ तो तो वहाँ क्या हुआ? उन्होंने इंग्लैंड को अच्छा सुनाया। अच्छा सुनाया। इंग्लैंड के इन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन इनको तो वापस नहीं दिया। वापस नहीं दिया, लेकिन वो तो अंदर से हो गया। खिला लेकिन पिला माफी के। मांगी थी, लेकिन इसका अवेयरनेस हो गया पूरी दुनिया को कि क्या चल रहा है। अच्छा, ये भारत- एक्सपोज्ड हो गए। एक्सपोज्ड हो गए, इंग्लैंड एक्सपोज्ड हो गई। सो ये हम एक ऐसी शुरुआत की है मैंने, जो मेरे बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था। मैं दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ बुला रहा हूँ। मैंने शक्तिमान के आर्टिस्ट बुलाए हैं, महाभारत के आर्टिस्ट बुलाए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बुलाए हैं, मैंने डायरेक्टरों को बुलाया है। मैं इनसे एक नई स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक 2-3 एपिसोड के बाद, 4 एपिसोड के बाद मैं एक और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के वंशज से, जो पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद जी के भी शायद पोते आए थे हमारे यहाँ में, उनके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। तो कोई भी हो, चलिए दूर के भी रिश्ते हो, नजदीकी भी रिश्ते हो, वो जितना जानते होंगे उतना मैं भी नहीं जानता हूँ। आज मैं जितना जानता हूँ, इनकी बात मैंने हॉर्सेस माउथ से मैंने करवाई, ताकि आपको लगे कि कंट्रोवर्सी कुछ भी हो,
सावरकर जी ने माफी मांगी थी इज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों इश्यू बनाते आप उसको? क्यों नहीं सोचते कि वो बाहर निकलना चाहते थे? क्यों नहीं आज चल जाता, आप कुछ भी शकुनी चाल चलाओ और आप चलते, उसको कोई इनका इंटेंशन जो अच्छा इन्होंने बताया कि वो बाहर निकलकर, मैं तो यहाँ पर 2 अर्जन कारावास में रहकर मैं तो यहीं पर मेरे तो देश का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। वो बाहर निकलना चाहते थे, वो बाहर निकले और बाहर निकल के आए। और कौन से थे जो एक तैर कर आए थे अंडमान निकोबार की? वो यही थे, इन्हीं की बात अभी नहीं की बात है, अंडमान में नहीं थे, किसका था कि पूरा समुद्र तैर कर आए थे? ये सावरकर जी? नहीं, वो इन्हीं के बारे में है, तो थोड़ा सा गॉसिप में लोग कह देते होंगे अच्छा, ऐसे। तो ये चीज बाहर थोड़ा निकल। और बताऊं, थोड़ा बताइए। उनके अंडमान से छूट के वो रत्नागिरी जेल में थे 4 रत्नागिरी साल। जेल। रत्नागिरी जेल में फिर उन्होंने सब लोगों से बहुत हस्ताक्षर लेके पत्र आए गवर्नमेंट को गए कि इनको अभी छोड़ दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप राजकीय इसमें पार्ट नहीं लेंगे पॉलिटिक्स में, और रत्नागिरी में स्थानबद्ध रहेंगे, रत्नागिरी से बाहर है, हमारी परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। ऐसे करके हम आपको छोड़ते हैं, आपकी पत्नी को आपके साथ रहने का अलाउ करते हैं। तो वैसे वो रत्नागिरी में 13 साल थे, पहले 5 साल के लिए था, फिर 5 साल से 10 हो गया, फिर 13 साल तक थे वो वहाँ भी उन्होंने समाज कार्य किया, यानी कि जाति पाति होते हैं ना हमारे समाज में, छुआछूत में वो तो बोलते थे पूरा जाति निकाल ही दो, वो चातुर्वर्ण रहते हैं ना, हाँ वो 4 वर्णों को खत्म ही कर, वो शुरुआत तो और तरह से हुई थी, अभी और कुछ हो गया है। तो वो एक साथ महान उनके उनके साथ सहभोजन करते थे। मेरी दादी हल्दी कुमकुम करती थी सब लोगों के साथ, ऐसा ही नहीं कि सवर्ण है और वो शूद्र जाति के साथ। फिर एक पतित पावन मंदिर उन्होंने बनवाया, भागूजी कीर करके वहाँ एक सेठ थे, पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा दिया, वो मंदिर बनवाया। वहाँ कोई भी आके अंदर पूजा कर सकते हैं, महार हो, मांग हो, चांबार हो, जो लोअर कास्ट के सभी आके कर सकते हैं पूजा, वो किया। फिर लेखन भी किया, वहाँ नाटक लिखे, वो भी देशभक्ति पर ही थे, उसमें भी देशभक्ति आती थी, वो नाटक के रूप में वो देशभक्ति बचपन से ही खून में फूट के भर गया था। फिर वहाँ से छूटे तो फिर वो आए राजनीति में, राजनीति में मीन्स उन्होंने हिंदू महासभा स्थापन की, उसके अध्यक्ष थे। फिर वो उनका अधिवेशन रहता था, तभी उन्होंने 1938 में मराठी साहित्य सम्मेलन में बोला कि आप लेखणी यानी कि लेखण्या मोडा आणि बंदुका हाती घ्या, यानी कि आप एक कलम तोड़ दो लेकिन बंदूक हाथ में ले लो, क्योंकि अभी कलम तोड़ दो लेकिन बंदूक हाथ में लो। ब्रिटिश समय की मांग है, ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो जाओ, उनसे सीखो, फिर बाद में आप सोचो कहाँ बंदूक घुमाने की है, इसके ऊपर करने का, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था, उसकी तैयारी के लिए हम करेंगे। उसके बाद हमको मिलने वाली है आज़ादी, अगर आज़ादी मिले तो ट्रेंड सेनानी होने चाहिए स्वतंत्र भारत में, हमारी फोर्स हमारी। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी भी सावरकर जी से मिलने आए थे 1940 में, और 3 घंटा इन लोगों की मुलाकात चली थी। तो सावरकर जी ने उनको, बड़े भी थे उनसे उम्र में और अनुभवी भी थे, तो उन्होंने उनको बताया कि सुभाष बाबू, आप जैसे कद का व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के अंग्रेजों का मुकाबला करेगा तो बहुत समय लगेगा, आपका जो लेजेंडरी एक व्यक्तित्व बना हुआ है, आप बाहर जाइए, वहां से आप एक फौज खड़ी कीजिए, उस फौज से अंग्रेजों का मुकाबला कीजिए। उनका सजेशन था। हाँ, तब वो जाके बाहर निकले हैं गुप्त रूप से और आजाद हिंद फौज खड़ी, जर्मन भी गए, हिटलर से भी, वहां से जापान उन्होंने फौज खड़ी। क्या बात है। मैं एक सवाल, राजबिहारी बोस थे, राजबिहारी बोस, उनसे कोऑर्डिनेशन करके वो गए। ये आपको ये डिसीजन ठीक लगता है? सुभाष चंद्र बोस जी ने, कई बार मुझसे भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी उठाते हैं, आप लोग तो उसी परिवार के मतलब हो, मैं ये सवाल आप लोग के मुझसे सुनना चाहता हूँ, खासतौर दीपक के भी और उनसे भी, आपके भी, कि सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर के पास चले गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जापान में चले गए थे, तो कई लोग ये पॉइंट उठाते कि क्या ये डिसीजन सही था? अगर हिटलर मदद करता तो हिटलर तो फिर निकल जाता हमारे भारत को भी ना, कहीं ये लगता है आपकी कि बोलना सही नहीं? या जापान क्यों वो फिर ये तो क्या कुएं से निकलो खाई में गिरो, इज इट राइट? मैं नहीं मानता, बट आप लोगों का क्या इसमें विचार? इसमें अंदरूनी बात समझने की जरूरत है सर, क्योंकि
सुभाष चंद्र बोस जी जापान से अगर मदद मांग रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि जापानी सैनिक आओ और भारत से ब्रिटिशर्स को भगाओ। वो ये कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ी है और उसको उन देशों ने गिरफ्तार किया है, जर्मनी वाले जो एक कंट्री का समूह होता था, उन समूह ने जो गिरफ्तार किया है, हमें वो भारतीय कैदी दे दो। उन्होंने कुछ छुड़वाने की बात है। सुभाष चंद्र बोलते थे कि आपने जो भारतीय कैदियों को अरेस्ट किया है उनको हमें दे दो, हम उनकी फौज बना के अंग्रेजों से लड़ेंगे, ना कि जापान अपनी फौज दे हम उससे जापान की फौज नहीं, बिल्कुल नहीं, इवन हिटलर के पास नहीं, कदापि नहीं। उनको बस वो हेल्प चाहिए था कि मुझे जगह दे दो, मुझे कुछ हथियार लगेगा वो सपोर्ट करो और मेरे कैदी मुझे लौटा दो मेरे देश के। मैं उनको ऑलरेडी सैनिक ही है, वो बस खाली मुझे देशभक्ति डालनी है उनने, और वो डाल के उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी भी की, जिसमें कई रेजिमेंट थी, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद फौज, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, लेडीज की भी हाँ रेजिमेंट बनी थी, और उन्होंने आके भारत में झंडा गाड़ा भी। कंट्रोवर्सी एक और भी उठी थी, मैं इसमें नहीं लाऊंगा, हमने भी बात की थी कि वो गुमनामी बाबा के रूप में रहे उसको मैं अभी नहीं उठाना, बहुत लंबा चैप्टर है, कभी और जगह लेकर आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, खासतौर पर जो आप पतिदेव और पत्नी जी आए हैं, मैं ये आपके थ्रू सुनना चाहूँगा कि ये वो नहीं है जो 47 के पहले बन गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या कोई भी, ये 67 तक रहे। 47 से 66, 20 इयर्स का दौरान कैसा बीता? गांधी हत्या, आप तो खैर पैदा बाद में हुई। गांधी हत्या के बहुत खराब दिन। गांधी हत्या के खिलाफ थे? नहीं, उनका नाम आया था। अच्छा, उनका नाम एक और बताओ। कैदी बनाया गोडसे के साथ कैदी बनाया। 1 साल तक वो लाल किले में कैद में रखा था। क्या आपने गांधी जी को मरवाया? उनके साथ में है, आपका फोर्स है उनके करने की, तो उसके लेकिन बाद कुछ बहुत निकला खराब नहीं, निर्दोष मुक्त हो गए वो। लेकिन मेरा इसलिए पूछना लेकिन है, हमारा घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। मेरे पिताजी और मेरी दादी जी घर में कन्फाइंड थे, 4 महीना वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे उसकी वजह से। हाँ, उसके वजह से लॉकडाउन। हाँ, पत्थर फेंकते थे लोग, बाहर निकले तो ये देखो सावरकर का बदनाम लड़का, किया। उसको मारो। फिर उनके छोटे भाई जो थे, उनके घर पे भी बहुत पत्थर फेंके, वो भी सब घर से बेघर हो गए, जैसे हो गए, इधर गए उधर गए, उनको पत्थर भी लगा, सिर पे चोट आई, बाद में हाँ 1-1.5 साल में वो गुजर गए। और मेरा जो सवाल ये है कि 1947 देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में तो मैं तो सोचता कि पूरे खुलेआम आप जैसे परिवार लोगों को तो एक जैसे हम यहाँ पर फेलिसिटेट करते हैं, लोगों को हम अवार्ड देते हैं, वो होने के बदले कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये कौन है जो हम जय हिंद अभियान में उठाना चाहते हैं। उन आपके परिवार की या उनकी हालत क्या रही 46 से 66 तक या 47 से 60, फाइनेंशियली ऑल्सो, हेल्थ वाइज ऑल्सो, और घर कैसे चलता था? वो ठीक था? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। मेरे दादाजी 48 में पकड़े गए, 49 फरवरी में उनको रिहा कर दिया गया, निर्दोष मुक्त किया, आज़ादी। हाँ, तो उसके बाद वो आया, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म कर दिया उन्होंने पूरा, क्योंकि वो दिल से इतना पहले ही इतनी यातनाएं उन्होंने सहन की थी। जो उनका जो था वो तो ब्रिटिश के खिलाफ था। हाँ, लेकिन अभी तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम? जो सरकार बाद में वो आए नहीं उभर के, फिर सरकार ने उनको हेल्प महासभा इतनी पावरफुल बनी नहीं, वो देते थे भाषण वगैरह, लेकिन ज्यादा कांग्रेस का ही हवा था। कांग्रेस ने तोड़ा। हाँ, वो सब कांग्रेस की हवा थी, बहुत हवा थी तब। हाँ, कांग्रेस की हवा तो थी डेफिनेटली। और फिर इनका तो बीए का डिग्री भी नहीं दिया, बैरिस्टर का डिग्री भी नहीं दिया, और ये 48 के बाद लोगों ने थैलियां दी उनको अर्पण की, जैसे कि बुलाते थे सभा में, फिर उनको ऐसे थैली देते थे पैसे की, क्योंकि काम तो कुछ नहीं कर पाता। काम अभी 60 इयर्स के बाद अभी क्या काम करेंगे? वो डिग्री नहीं दी, बाद में सबने दिया, डॉक्टरेट दी, किसी ने बीए दिया। नहीं, उनको जो थैलियां मिलती नहीं, घर कहाँ रहे? घर शिवाजी पार्क में, घर था अपना खुद का। आपका भी जो अभी भी फैमिली है, आपकी मदर है, और सावरकर जी के भाई वगैरह अभी कोई नहीं रहा, तो फैमिली छोटी सी रहेगी। आप एक ही लड़की हैं कि नहीं? मेरे एक बड़ी बहन है, वो हैदराबाद में रहती है, और मेरे पिताजी गुजर गए 11 साल पहले। अभी माताजी है शिवाजी पार्क में, सावरकर सदन में रहती है। She is 89 years old. इन लोगों को इज्जत मिलती है जो मिलना चाहिए, जो हाँ, हमारी शिकायत। अभी बहुत लोग आते हैं
सब मिलने के लिए नमस्कार करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन अभी वो ओल्ड एज के वजह से नहीं जा पाती। सर मैं मैं जिसके लिए मैं तो इनको तारीफ इनकी करूंगा जो जय हिंद अभियान शुरू किए। अंत में मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूँगा कि मैं अगर होता, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं उस वीर दास को काला मुंह करके गधे पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाता, जिससे मैं अपने हिसाब से बोलता, मुझे मालूम है ये लोग करने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने परिवार होंगे। तुम तो कुछ नाम गिनाते हो कभी कभी, ये तो इनकी एक खूबी है, हर किसी के जयंती पर या जन्मदिन पर भी ये मेरे को एक पोस्ट भेजते हैं, उनकी फोटो होती है, उनके नीचे पूरी उनकी कहानी लिखी होती है। दिस इज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जय हिंद अभियान वाले। आपको भेजते हैं, ऐसे औरों को भेजते होंगे, कई लोगों को, जिनको हजारों लोग जाते हैं जिनको नाम तक नहीं पता। जैसे मोहम्मद नाथ गुप्त की बात कर रहे हैं आप, सचिंद्र सान्याल की बात कर रहे हैं, साहब मेरे को भी नहीं मालूम, माफ करना, पर मैं इसको अपनी अज्ञानता नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि अब मैं मूर्खों के पीछे रह रहा हूं जो मुझे नहीं बताते कि मेरे द ग्रेट पूर्वज थे। अब इनके परिवार वालों को ये तो एक हुए, ये हजारों की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट देश आजाद हुआ, उस इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति करी, सबने अपने अपने लेवल पे किया होगा, ये नहीं बोल सकते। इवन कॉमन मैन भी मरे, लाठियों में मरे, लाला लाजपत राय एक प्रोसेशन में लाठी सिर पे लगी मर गए, सबने अपने जान दिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक हमारे मिलिट्री में भी होता है, पुलिस में भी होता है, एक जब शहीद हो जाता है तो एक वर्ड होता है पेंशन। अब वो पेंशन कैसे मिलता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मिलता होगा, एक उनके परिवार वालों को एक इज्जत मिलती है। इन लोगों को जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, दे डिड इट बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट्स आर दे नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडिया? क्या उनका वो सारा का सारा जो बलिदान है वो पानी में जाएगा? आप उनको तो बुलाकर भारत रत्न नहीं दे सकते, पर उनके परिवार वालों के सामने उनको भारत रत्न दो तो परिवार वालों को भी लगेगा कि मेरे परिवार के मेरे बेटे ने, जैसे कई बार कहते मेरे बेटे, माँ जो होती है ना वो हमेशा मुझे किसी ने पता था सर आप प्ले कर रहे थे तो मेरी मदर बैठी थी ऑडिटोरियम में और प्ले में कुछ अच्छा हुआ, लोगों ने तालियां मारी होगी, मेरी मदर बैठी थी, किसी को बोलती मेरा लड़का है, you see this is the feeling of every citizen, every वंशज of every क्रांतिकारी। उनको तो आपके पास बहुत पैसे हैं साहब, कोई कमी नहीं है, अवार्ड तो छोड़ दीजिए, आप इनको सुख तो दीजिए जिनके पूर्वजों ने दुख ही दुख पाया है। आप सुन के हैरान हो गए होंगे जिस तरह की ये बात कर रहे हैं काला पानी में रहकर, उनके परिवार वालों को तो कहिए कि आपके एक परिवार के वंशज ने हमारे देश के लिए इतना किया कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? गिव देम लाइफ टाइम पेंशन, उनके बच्चों को स्कूल दीजिए, उनके बच्चों को कहीं आपको कोई फिक्र नहीं, आप बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल में देंगे, आपको अच्छे सा घर बना के देंगे, क्यों नहीं किया गया? डाउट लगता है मेरे को इसके पीछे कि क्या अंग्रेज अभी भी 47 के बाद में जकड़ बना के रखे थे सोच के ऊपर, शारीरिक नहीं मेंटल सोच। आज भी हम क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं मिलॉर्ड योर ऑनर, क्यों बोलते हैं आप? क्यों नहीं अपनी खुद का तुमने कोर्ट ऑफ लॉ बनाया? वही अंग्रेजों का चलाया हुआ वही सीआरपीसी सिस्टम चल रहा था। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो इनकी कहानी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आगे मैं और भी परिवार वालों को लाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने क्या क्या ग्रेट किया था, और सिर्फ क्या क्या ग्रेट किया था वो नहीं बताऊंगा, क्या क्या ग्रेट नहीं हुआ इन लोगों के साथ जो होना चाहिए था। इनको उनका सम्मान मिलना चाहिए था, उनके नाम पर इनको सम्मान मिलना चाहिए था। इनके नाम पर जिसे कहते हैं अवार्ड्स होंगे तो घर के लोगों की छाती फूल जाती है साहब। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, और अभी तो हमारी सरकार है, अभी ब्रिटिश की सरकार नहीं है। हमको ब्रिटिश के लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनको सम्मान करो, अरे अपने ही तो करो जिन्होंने जान दे दी आपके लिए। उन्होंने तो बेचारे स्वतंत्रता भी नहीं देखी, उसके बाद भी मुझे कहानी सुनने को मिलती है सर उनके परिवार वाले भी बहुत गरीबी की हालत में रहे। क्यों? तो मैं कहना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ रह गया हो, बिकॉज हम बहाव में कहीं से कहीं चले जाते हैं लेफ्ट राइट में, कुछ बचा, और मैं चाहता हूँ चलो एंड करते हैं गोपाल सिंह जी आपसे कि आप जय हिंद अभियान में क्या करना चाहते हो? जैसे कि मैंने पितामह जी आपको बताया, देश की जनता से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, अनुरोध क्या आपको बोलूंगा कि आप इस अभियान से जुड़िए। आप जुड़वाना चाहते हैं? इसमें जुड़िए सर, उन क्रांतिकारियों के बारे में। मैं अभी जैसे मैं हूँ, मेरे परिवार में अगर मैं मेरे बच्चों को पूछता हूँ, चलो मैं उस अभियान से जुड़ा हूँ इसलिए मैं मेरे बच्चों को शिक्षा देता हूँ, आप इस अभियान से जुड़िए। इस अभियान से जुड़ने से आपको जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, कम से कम उन्हें उन क्रांतिकारियों के बारे में पता चलेगा, तो आने वाली जो देश की धरोहर है, जो नींव है, वो काफी अच्छी रखी जाएगी।
इस अभियान में अभी तक देश से हर जगह से 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 50,000 हो गए। हमारी MP में टीम है, हमारी राजस्थान में टीम है। सबसे बड़ी बात है कि सर पितामह जी इसमें आप हैं हमारे साथ में, माननीय एकनाथ शिंदे साहब जी जो हैं वो हैं, हाँ PWD जो मिनिस्टर इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो हमारे साथ में हैं, और बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग भी हैं इसके अंदर, IAS हैं, IPS हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। बस आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हम तो जब तक ये जीवन है इस अभियान को हम करके रहेंगे पितामह जी, आपके आशीर्वाद से इसे करना ही करना है। बट लोग जुड़ने चाहिए, बस लोग जुड़ने चाहिए, फौज बननी और उन क्रांतिकारियों को हम सम्मान, वो जो हमारी मांगे हैं उसको हम पूरा कर सकें, उसके लिए हम काम करेंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी से मैं ये सब बातें सुनता था, क्योंकि मेरे दादाजी पहले जब पढ़ाते थे प्रिंसिपल थे किसी स्कूल के, मुझे इस स्कूल का नाम नहीं याद है, बट बोलते हैं कि बचपन से बीज मन में अगर बो दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो फिर पेड़ बनने के बाद में वो आता है। बचपन ही तो ये मन में भावना आती कि चलो देश के आजादी के समय हम नहीं थे, 23, 24 साल की उम्र में सर वो भी सोचे होंगे कि वो भी शायद शादी करके अपने जीवन को अच्छी तरह से रह सकते थे, लेकिन इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर उनको उचित सम्मान दिलाने के लिए अगर ये जीवन चला भी गया तो मेरे ख्याल से जीवन सार्थक है। यही मैं चाहता हूँ कि आपकी संख्या बढ़े, क्योंकि आजकल सब चीज संख्या पे डिपेंड करती है। मेरे तो घर पे पहले होती थी हुटी, पहले कहते थे कि ये कहाँ फालतू दौड़ते रहता है, जब देखो तब मोबाइल में या बुक लेके अनंत लक्ष्मण कानेरे, चापेकर बंधु, भगत सिंह, यही लोग दिन रात क्यों लगा रहता है। मेरे बारे में सोचता, वाइफ है, वाइफ बोलती है, सब बोलते हैं तो वाइफ की सबसे बड़ी शिकायत रहती है, तो क्या करते तुम्हें। नहीं, वाइफ का नहीं बता रहा हूँ, घर में जो लोग हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, शादी हुई तो लोग बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये कहाँ दौड़ते रहता है, तुम कभी चले जाता है ओरछा, हमको लगता है पिकनिक मनाने गया है, फिर तुम देखता हूँ वहाँ जाके गली गली पैम्पलेट बांट रहे हो, गली गली बैनर ठोक रहे हो, यही करना है क्या तुमको। तो मैं बोला नहीं, महीने के 10-15 दिन में घर चलाने वाला काम भी करता हूँ, लेकिन अब वो धीरे धीरे ना टर्न हो चुके हैं, नाउ दे आर सपोर्टिंग खुद भी कि आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ना अब उनको भी नॉलेज मिल जाता है ना मेरे थ्रू। जैसे मैं कुछ सुन रहा हूँ तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, तो 1-2 बार मजबूरी में सुने, नाउ अब इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, अच्छा भगत सिंह, अच्छा, तो बच्चे भी बोलते हैं चाचू कौन क्या, तो मुझे उनको बताने में मेरा भी रिवीजन होता है, तो मैं बताता हूँ, तो उन लोगों को पकड़ में आता है कि गुलाम हम क्यों हुए। ये जब 6-6 साल के बच्चे सीखेंगे सर, तो वो 16 साल की उम्र में क्रांति बनेंगे, है ना। और उनको मैं बताता हूँ कि हमारी गुलामी बेटा 1757 से चली आ रही है। वही बताओ, 47 is not the only milestone। 1857 नहीं, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहीं से हम गुलाम हुए। रॉबर्ट क्लाइव जब अपनी सेना 50,000 की सेना थी सर बंगाल के नवाब के पास, और रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 950 यूरोपियन सैनिक को लेके आया था और बंगाल को उसने जीत लिया था, सिर्फ किसकी वजह से, मीर जाफर ने सरेंडर कर दिया था। हमारे यहाँ पर दलाल वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको गुलाम बनाया, और तब से वो परंपरा मीर जाफर। यही बात है। देखिए मैं इनकी बात का एक अगर मैं संक्षिप्त में करूँ, लेट अस रैप अप द प्रोग्राम। मैं अगली बार अगर कुछ पॉइंट रहेगा तो आपको फिर बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा और आप भी आएंगे साथ में। मेरी नज़र में सर सबसे बड़े सेलिब्रिटी यही लोग हैं। मतलब मैं इनके साथ बैठता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े, चाहे वो सिनेमा का हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उससे भी 2 कदम ऊंचे के सेलिब्रिटी के बगल में बैठा हूँ। तभी तो तुम टीका लगाते हो। वो तो अयोध्या का, अयोध्या के हैं, ये अयोध्या के मंदिर के पास से है, तो इन्होंने तो एक, इनकी तो देशभक्ति भी है और धर्म भक्ति भी है। मैं हमेशा कहता हूँ इनको कि अच्छा बोलते हैं ये, पर एक बात है कि इनके अंदर का जज्बा, इवन गोपाल सिंह का जज्बा, जैसे कहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल को, मैं उन्हीं से मोटिवेट होता हूँ। इनकी जो टीम बनी है वो अच्छी कमाल की टीम बनी है, हॉस्पिटल के मालिक होते हुए भी यही करना, और ये कहते कि क्या करते हो, सब कहीं ना कहीं क्यों करते हैं। इसको अगर मैं संक्षिप्त में करूँ, एंड में आपको बताऊं, तो मेरे को भी ये वेदना होती है सोच के कि हम 47 को जानते हैं, 1857 को कम जानते हैं, अभी तो 1757 की बात कर रहे हैं। हम क्यों सिर्फ ये देखते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, और जिन्ना ने क्या करके देश के टुकड़े करवा दिए, और जो बना हुआ ये सब तो हम जानते हैं, पर उसके पीछे जो एक गलियों में, गलियारों में, पूरे देश भर में जो घटा, जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली, उसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया जाता, क्यों छुपाया जाता? क्या वो लोग क्राइम करते थे? आप ही को तो आज़ाद कराने में उन्होंने, आप बोलो आपकी पार्टी के नहीं, अरे साहब छोड़ो, पार्टी क्या होती है, देश देश होता है।
तो मुझे ये हैरानी होती है कि हमको क्यों इसके पहले का इतिहास अगर हमको स्कूलों में पढ़े तो शाहजहां तक जाता है, औरंगजेब तक जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके पहले शेर खां शाह आए थे, तैमूर लंक आए थे, ये सब लोगों ने आके अटैक किया था। इसके बारे में सबको मालूम है क्योंकि फिल्में बनी है। लेकिन इसके खिलाफ जो लोग लड़ते थे, जिन्होंने गुलामी सही है, उसके बारे में बताया आपको? नहीं पता। लिखा जाता है सिर्फ इनके बारे में कि हमारे देश को इन्होंने गुलाम किया। अरे साहब, गुलाम किया तो उस वक्त हमारे देश क्या था और क्या था, क्यों किया, किसने किया? शुरुआत तो हुई 1757 की बात कर रहे हैं। तो मैं शिक्षा संस्थान से कहूंगा, या जो किताबें लिखते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं, मैं तो पढ़ के निकल चुका हूँ, मैंने तो लॉ भी किया है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं तो एक्टर भी बन चुका हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बच्चे आज की जनरेशन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़ रहे हैं, डालो उसके अंदर और उनका स्वतंत्रता संग्राम उसको बताओ, ताकि मोटिवेट हो एक आदमी आगे कोई भी दुनिया का कोई भी किलविश बनकर हमारे देश को निकलने के लिए नहीं आएगा। और देश हमारा जो सुपर पावर नहीं बन पा रहा है अभी तक, बनेगा अगर हम पूरे देश के संस्कृति को साथ में लेकर चलेंगे। संस्कृति में ये क्रांति भी तो बीच में आती है ना। हम सिर्फ राम, लक्ष्मण, रहीम और हम दुनिया भर की सीता की बात करते, पूजा करते, आरतियां करते। अरे साहब, इन्होंने आपको वो मौका दिया जिसकी वजह से आप सो पाते हैं, चुपचाप सो पाते हैं। आज तो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं। व्हाट अबाउट 800 years? So thanks for coming. अशी लता राजे, नितिन राजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को तो मैं शुक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे पार्टी हैं, बट आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एक बार फ़ोन किया, आप मान गए, और ये मैं समझता हूँ हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा ये मुकेश खन्ना शो का थोड़ा सा खुला हुआ आयाम जो शुरुआत इनकी तरफ से हो रही है, मैं इसको आगे करूँगा कंटिन्यू। तो मैं इस एपिसोड को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोगों को न सिर्फ ये पसंद आया होगा, और आप इसको बार बार देखिए, ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक बार देख के निकलने की चीज़ नहीं है, आप उस कैसेट को बार बार घुमाइए। इन्होंने जो कुछ डिटेल बताया, ध्यान से सुनिए, तब आपके मन में वीर सावरकर जी के प्रति जो एक इच्छा जागेगी, जो एक उनका प्रति उनका जो सम्मान जागेगा, वो आवश्यक है आज की इस। और जैसे कि मैंने हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की एक परंपरा है कि हम जाने वालों को खाली हाथ नहीं भेजते, और ये तो हमारे देश की परंपरा है, अतिथि देवो भव। तो ये हमारे अतिथि आज के थे, और मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ, छोटी सी गिफ्ट हमारे भीष्म इंटरनेशनल से। मैं अतिथि नहीं हूँ। तो अतिथि नहीं है, पर आज तो मैं ये कुर्सी जो है ना, ये होस्ट की, सब तुम लोग अतिथि हो। तो ये तो आइए। हाँ, अशिलता जी, नितिन राजे जी, गोपाल सिंह जी, हॉस्पिटल में सबकी ट्रीटमेंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है? इसमें शक्तिमान की कहानी है। आशीर्वाद है सर। सो अगले एपिसोड में मैं किसी और शख्स को लेकर आऊँगा जो इंडस्ट्री से है, या शक्तिमान से है, महाभारत से है, या और कहीं से है। मैं धीरे धीरे इस शो का आयाम बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगले एपिसोड में भी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, आप इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं।